हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू लाइव कोडिंग हब। आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है लाइव कोडिंग हब में। आ जाइए, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले अपनी इंट्रोडक्शन टू गवर्नेंस के यूनिट नंबर 30 के बारे में बात करेंगे। वन शॉट लेक्चर देखने वाले हैं। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सभी वो CS ब्रांच के हो या IT ब्रांच के हो जो फोर्थ सेमेस्टर, सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइव कोडिंग हब पे अपडेट आ चुका है। तो आप सभी स्टूडेंट लाइव कोडिंग हब को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, और कमेंट बॉक्स में जो भी आपके सब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग कोई भी वन आप जरूर प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आज के लिए हम लोग चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं अपने यूनिट नंबर 3 में, जिसका यूनिट नंबर 3 का नाम है आर्किटेक्चर एंड मॉड्यूल ऑफ द ई। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आर्किटेक्चर क्या होते हैं, मॉडल्स क्या होते हैं ई गवर्नेंस। किस तरह से हम लोग आर्किटेक्चर क्रिएट करते हैं, किस तरह से हम लोग उसका मॉडल क्रिएट करते हैं जिस परफेक्ट ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट को डेवलप कर सके, ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर सके। इन सारी चीज़ों के बारे में यूनिट नंबर 3 में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लें कि आपके यूनिट नंबर 3 में कौन कौन से टॉपिक्स है और इन टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पे बात करते हैं आर्किटेक्चर, सबसे पहले देखेंगे आर्किटेक्चर ई गवर्नेंस के बारे में बात करेंगे, मॉडल्स ऑफ ई गवर्नेंस के बारे में बात करेंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे, ऑफ द चेंज के बारे में बात करेंगे, कैलकुलेटर सक्सेस फैक्टर की बात करेंगे, कैलकुलेशन फैक्टर सक्सेस फैक्टर के बारे में बात करेंगे कि कितना कैलकुलेशन फैक्टर हमारे जब ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है उससे बनने से कितना हेल्प मिलती है, कितना हमारा सक्सेसफुल है, इसके बारे में बात करेंगे। इशू के बारे में बात करेंगे कि आपके ई गवर्नेंस में क्या क्या इशू है, हमारा करप्शन और टू चेंज, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ई सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट लॉ के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं और इसमें से आपको बता दें यूनिट नंबर थर्ड से जो लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो आपसे 3 क्वेश्चन, और एक तीनों क्वेश्चन आपके 8 टॉपिक से पूछेंगे। ये भी बताएंगे हम लोग कि आपका कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है आपके। सबसे पहले तो पीपी 100% एक क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है से बनेंगे। दूसरा आपका बनेंगे ई गवर्नेंस आर्किटेक्चर से, ये 100% आपके एग्जाम में बनेंगे। दूसरा आपका क्वेश्चन जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो आपके बनेंगे सिक्योरिटी और लॉ से जाएंगे। तो आपके 3 क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे हैं। आप कितने भी अगर इन टॉपिक्स को आप बिल्कुल पढ़कर नहीं जाएंगे तो आप समझिए कि आपके नंबर इसमें आने वाले नहीं है। टोटल आपका वेटेज जो रहने वाला है वो 10 नंबर का रहेगा, यानी 5-5 नंबर के क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन आपको उसमें से 2 ही क्वेश्चन आपको करना होगा। इसका मतलब 10 नंबर का आपका यूनिट नंबर 3 से आ जाएगा। तो अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लिए तो आपका 10 नंबर कहीं नहीं गए हैं और बिल्कुल आपके। चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने आर्किटेक्चर एंड मॉड्यूल्स ई गवर्नेंस के बारे में। अब इसका बात क्या होते हैं आर्किटेक्चर इन मॉड्यूल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मॉड्यूल्स ऑफ द ई गवर्नेंस एक्सप्लेन द इंटरेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट और सिटीजन, बिजनेस एंड एम्प्लॉय। जो भी हम लोग इंटरेक्शन करते हैं, जो भी बात करते हैं, वो किससे करते हैं? एक आर्किटेक्चर से। आर्किटेक्चर मतलब एक इमेज वाले पार्ट्स होते हैं कि हम लोग क्या क्या इन्वेशन करें, क्या क्या फंक्शन को डेवलप करें जिससे कि हमारा गवर्नमेंट का भी फायदा हो, सिटीजन का भी फायदा हो, जो भी बिजनेस मैन हो या एम्प्लॉय हो उसमें काम करते हो उन सभी का फायदा हो एक अच्छे तरीके से। आर्किटेक्चर मॉडल्स के हिसाब से हम लोग जानते हैं। हम लोग बात करते हैं हिंदी की। गवर्नेंस मॉडल ये समझाता है कि सरकारी और नागरिकों व्यवसायों को कर्मचारियों के बीच में किस प्रकार संपर्क करता है, किस प्रकार कनेक्टिविटी होती है। उसी तरह जैसे आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर मल्टीपल डिवाइस से कनेक्ट होता है, उसी तरह से हमारा हर एक प्रोजेक्ट, हर एक मॉड्यूल, हर एक एप्लीकेशन आपका क्या है, मल्टीपल मॉड्यूल से कनेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं कि किस तरह के आर्किटेक्चर आप बनाएं, कैसा आर्किटेक्चर बनाएं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो, और आपके किसके किसके लिए, आपके गवर्नमेंट के लिए भी, सिटीजन के लिए भी, चाहे बिजनेसमैन हो या कोई भी एम्प्लॉय हो, उस तरफ से आसानी तरीके से संपर्क किया जा सके, उससे जुड़ा जा सके। ठीक है? दूसरा पॉइंट में आपको बात करते हैं, दूसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे, दिस मॉडल हेल्प, ये मॉडल क्या हेल्प करता है आपके इंप्रूविंग द कम्युनिकेशन, आपको इंप्रूव कर देता है कम्युनिकेशन। आप किससे कम्युनिकेशन इंप्रूव कर देता है? जो भी आपके डेवलपमेंट सर्विसेज होती है, जो भी आपके एप्लीकेशन होते हैं, जो भी आपके सिस्टम होते हैं, उन सिस्टमों से बातचीत करने का, उन्हें चलाने का ईजी कर देता है, बिल्कुल आपको हेल्पफुल बनाता है। जैसे आपको सर्विस डिलीवरी करने के लिए, इफिशियंसी को देखने के लिए, या कोई भी गवर्नमेंट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए ये आपको मदद कर देता है आपके आर्किटेक्चर ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के लिए। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, यह मॉडल सरकारी कार्यों के संचार, सेवा वितरण और दक्षता के बेहतर बनाने में मदद करता है। तो सिंपल सी बात है कि हमारे जितने भी कार्य होते हैं, जो भी सेवाएं होती हैं, उन सारे सेवाओं को अच्छे तरीके से कुशलतापूर्वक चलाने के लिए और उनसे जुड़ने के लिए हमारे आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प प्ले करता है। दूसरा हम लोग बात करते हैं कि आर्किटेक्चर ऑफ द ई गवर्नेंस के बारे में।
यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, दिस आर्किटेक्चर, ये जो आर्किटेक्चर है ई गवर्नेंस रेफर टू द स्ट्रक्चर एंड फ्रेमवर्क यूज्ड टू द डिलीवरी पार्ट गवर्नमेंट सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिक और ई इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो भी हम लोग यूज करते हैं, चाहे वो हमारा आर्किटेक्चर हो, जो भी हम लोग डायग्राम बनाएं या जो भी उसका कनेक्टिविटी देखें कहाँ से कहाँ कनेक्ट होगा, या उसमें कोई भी हम लोग फ्रेमवर्क का यूज करें, मल्टीपल डिवाइस या मल्टीपल फंक्शन की यूज करें, इन सारी चीज़ों को, चाहे कोई भी हो हमारा गवर्नमेंट सर्विस का कोई प्रोडक्ट को हम लोग डिलीवर कर रहे हैं यानी सिटीजन के पास भेज रहे हैं, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं यानी बना रहे हैं, कोई आपका लैपटॉप बना रहे हैं या कोई भी हम सिस्टम बना रहे हैं, तो उसमें हमारा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यानी आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा हेल्प। इसमें हम लोग बात करते हैं ई गवर्नेंस की। आर्किटेक्चर का अर्थ है उस संरचना और फ्रेमवर्क से है जिसका उपयोग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन यानी आईसीटी टेक्निक के माध्यम से सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान करने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए? प्रदान मतलब चलाने के लिए, से अपने तरफ लेने के लिए, का यूज करने के लिए हमारी तरफ आर्किटेक्चर क्या करता है, हमें हेल्प करता है। दूसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे? दूसरा पॉइंट लिखेंगे इट डिफाइन हाउ टू डिफरेंट कंपोनेंट। इसमें हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें सचेज हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं, हमारे पास सॉफ्टवेयर पार्ट्स होते हैं, नेटवर्क होते हैं और हमारे पास डाटाबेस होते हैं, जो टुगेदर एक साथ अपने एक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। कोई भी एप्लीकेशन आप देख लीजिए, फोन पे देख लीजिए, गूगल पे देख लीजिए, कोई भी एप्लीकेशन आप देखेंगे उसमें हार्डवेयर पार्ट्स की जरूर प्रयोग होता है। हार्डवेयर पार्ट्स क्या होते हैं कि आप उसको चलाने के लिए कोई ना कोई डिवाइस होना चाहिए, चाहे आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, चाहे आपके पास फोन होना चाहिए, वो क्या हो गया हार्डवेयर पार्ट। उसका कुछ ना कुछ एप्लीकेशन होना चाहिए यानी सॉफ्टवेयर होना चाहिए। सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आपको नेटवर्क होना चाहिए। जो भी सॉफ्टवेयर पे आप डाटा रखेंगे उस डाटा को रखने के लिए आपको डाटाबेस होना चाहिए। तो ये साथ एक साथ जो काम करते हैं वही आपका आर्किटेक्चर बताता है कि आपको किस तरह से कनेक्ट करें। ये चारों चीजें आपको एक साथ एक बेहतरीन तरीके से आपको काम को वो अंजाम दें और काम को अच्छे तरीके बना सकें। यहाँ पे हम बात करते हैं, यह बताता है कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क और डाटाबेस जैसे विभिन्न घटक यानी विभिन्न घटक मतलब कंपोनेंट एक साथ कैसे काम करते हैं, एक साथ कैसे काम करते हैं या कैसे कनेक्ट किया जाता है, ये कौन बताता है? हमें आर्किटेक्चर बताता है। अगर हम बात करें पॉइंट नंबर थर्ड की, तो आर्किटेक्चर में पॉइंट नंबर क्या बात थर्ड बात करेंगे, दिस मीन्स गोल। ये जो हमारा पहला गोल है, जो हमारा एम है कि गवर्नेंस आर्किटेक्चर इन द प्रोवाइड द एफिशिएंट ट्रांसपेरेंसी एंड रिलेबल गवर्नमेंट सर्विसेज टू सिटीजन। यानी कि हमारे पास अगर हम आर्किटेक्चर का प्रयोग करके कोई भी गवर्नमेंट सर्विसेज को बनाते हैं या क्रिएट करते हैं, तो क्या होता है, एक एफिशिएंसी होता है, एक बहुत अच्छे गुणवत्तापूर्वक होता है, उसका ट्रांसपेरेंसी होती है यानी कुशलता से वो काम भी करता है, रिलेबल होती है यानी बहुत समय तक के लिए हमारे सेवा को प्रदान कर सकता है। हम अच्छे तरीके से किसी भी सिटीजन के पास भेज सकते हैं, जो सिटीजन हमारे विश्वास को पे काम कर सकता है और अपने डाटा को, अपने सिस्टम को अच्छे तरीके से रख सकता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं हिंदी में कि गवर्नेंस आर्किटेक्चर का मुख्य उद्देश्य जो है, मुख्य उद्देश्य है नागरिकों को कुशलता और पारदर्शी और विश्वसनीय सरकारी सेवाएं प्रदान करना। बिल्कुल सिंपल सी बात है, सेवाओं को क्या कर देना, प्रदान करना। तो ये आपका बेसिक चीजें हैं जो आर्किटेक्चर आपको समझाती है और आर्किटेक्चर आपको बताती है। अब हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट की। आर्किटेक्चर में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो आप सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर होना चाहिए, यानी हमारे पास क्या होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर होना चाहिए, डाटाबेस लेयर होना चाहिए, हमारे पास एप्लीकेशन लेयर होना चाहिए, हमारे पास सर्विस लेयर होना चाहिए। तो ये 4 लेयर आपके आर्किटेक्चर में यूज़ होते हैं। चारों लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा व्हाट इज़ ई गवर्नेंस आर्किटेक्चर, तो आपको आर्किटेक्चर के बारे में सबसे पहले बताना है, जो 3 पॉइंट हमने आपको बताया। उसके बाद से ये 4 आपको पार्ट्स बताने के, ये 4 पार्ट्स होते हैं जो हमारे आर्किटेक्चर में यूज़ होते हैं। अब इन चारों पार्टों को वन बाय वन करके सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कहता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे कि आपका हार्डवेयर पार्ट्स होना चाहिए, सर्वर होना चाहिए, नेटवर्क होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए। ये सब हमारे किसमें आता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर। इस चीज़ों को हम लोग कनेक्ट कर सकें। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं दिस लेयर, ये लेयर में हम लोग इंक्लूड करते हैं हार्डवेयर, सर्वर, नेटवर्क एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी। इस इंटरनेट कनेक्टिविटी को चेक करते हैं क्या हमारे अच्छे तरीके से है, हार्डवेयर पार्ट सही तरीके से काम कर रहा है, सही तरीके का है कि नहीं, का सर्वर बढ़िया तरीके से है कि नहीं, नेटवर्क से क्या जुड़ सकता है कि नहीं, मल्टीपल डिवाइस से कनेक्ट हो सकता है, क्या ये इंटरनेट से जुड़ सकता है, कनेक्ट हो सकता है कि नहीं इसमें इंटरनेट। इन सारी चीज़ों को हम लोग चेक करते हैं, हम लोग बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर। इस लेयर में हार्डवेयर, सर्वर, नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्टिविटी को शामिल किया जाता है, शामिल होती है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। इस लेयर में हम लोग क्या बात करते हैं, मल्टीपल कनेक्टिविटी की बात करते हैं, तो मल्टीपल डिवाइस को क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या आपको क्या लिखना है, इट प्रोवाइड द बेसिक टर्मिनोलॉजी। ये क्या आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी प्रोवाइड करता है जो सपोर्ट करता है ई गवर्नेंस सिस्टम।
तो आपको ई गवर्नेंस सिस्टम को क्या करता है, सपोर्ट करता है। ये बेसिक चीज़ें आपको बताती है कि जो आपके ई गवर्नेंस को चलाने के लिए, ई गवर्नेंस से जुड़ने के लिए के आधार पर हम लोग काम किया जा सकते हैं। तो ये क्या बताता है, ई गवर्नेंस सिस्टम के लिए मूल तकनीक आधार प्रदान करता है। मूल तकनीक को बताता है कि इन चीज़ों को हमें आवश्यकता होगी, तब हम जाके किसी एक ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट को या ई गवर्नेंस एप्लीकेशन को, ई गवर्नेंस साइट को हम लोग अच्छे तरीके से चला सकते हैं। दूसरा हम लोग बात करते हैं डाटा लेयर। डाटा लेयर क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई भी एप्लीकेशन पे जाते हैं, तो वहाँ पे हमारे जो भी एम्प्लॉयी आते हैं, उस एम्प्लॉयी को जो भी डाटा फीड करना हो, उन डाटा को सेव करने के लिए हम लोग डाटा लेयर का प्रयोग करते हैं। डाटा को क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए। इस लेयर लेयर स्टोर एंड मैनेज गवर्नमेंट डाटा डाटाबेस कि आपने क्या करें कि जो भी आपके डाटा है, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, उसे अच्छे तरीके से मैनेज करें, एक सिस्टमेटिक तरीके से रखें, चाहे वो गवर्नमेंट की डाटा हो, चाहे वो किसी भी सिटीजन को हो, एक डाटाबेस में आसानी तरीके से उसे रख दें। इसी को हम लोग बोलते हैं डाटा लेयर। डाटा लेयर का मतलब ही क्या हो गया कि अपने डाटा को अच्छे तरीके से सेव तरीके से रखना और उस डाटा पे अच्छे तरीके से मैनेज करना कि पूरे किस डाटा है, कहाँ पे हमें कौन सी डाटा रखनी है, कौन सी डाटा कितना इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीज़ों को जो इन्फॉर्मेशन रखता है, वो कौन रखता है, आपका डाटा लेयर रखता है। दूसरा पॉइंट हम लोग बात करते हैं, इन इंश्योर टू प्रॉपर स्टोरेज एंड रिट्रीव इन्फॉर्मेशन, कि जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सारे के सारे डाटा हम लोग प्रॉपर तरीके से स्टोर कर सकें, यानी सही तरीके से संग्रहण कर सकें। और रिट्रीव मतलब कि कोई भी अगर अनिश्चय पड़े या आगे चल के हमें कोई भी डाटा की जरूरत पड़े, तो सारे डाटा हमारे मिल जाए। हम लोग बोलते हैं रिट्रीव इन्फॉर्मेशन, अपने छू भी सकें, अपने इन्फॉर्मेशन को जानकारी भी प्राप्त कर सकें। तो ये जानकारी के सही संग्रहण और प्रतीक को सूचित करता है, सुनिश्चित करता है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि सुनिश्चित करने वाले जो भी डाटा हमारे स्टोर होंगे, उस डाटा को अच्छे तरीके से रखना, सुरक्षित रखना और हम जब भी उस डाटा की ज़रूरत पड़े तो हमें प्रदान कर देना, इसको हम लोग बोलते हैं डाटा लेयर। हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन लेयर क्या कहता है आपका, कि एप्लीकेशन लेयर बात करता है कि जो भी सॉफ्टवेयर पार्ट्स को हम लोग चलाते हैं। क्या हम बात करें, दिस लेयर इंक्लूडिंग द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, जैसे आपका फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, ये मल्टीपल एप्लीकेशन जो आप लोग रन रन करते हैं, ये क्या हो गया, आपका एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होते हैं, यूज़ टू द गवर्नमेंट सर्विसेज़, जो हमारा क्या करे, गवर्नमेंट सर्विसेज़ यूज़ कर रही है, जो भी गवर्नमेंट अपनी एप्लीकेशन, अपने प्लेटफ़ॉर्म, अपने सॉफ्टवेयर को चला रही है, जैसे सरकारी नौकरी डॉट कॉम या आपका ये सब क्या है, सरकार के गवर्नमेंट एप्लीकेशन है, यानी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। तो उस लेयर को भी हमें होना चाहिए, उसके बारे में भी हमें क्या होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। एप्लीकेशन लेयर आपको क्या करती है, एक एप्लीकेशन अभी, तो इस लेयर में सरकारी सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बिल्कुल शामिल होना चाहिए कि हमें उस चीज़ के बारे में होना चाहिए, वो होना चाहिए, एग्ज़िस्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो हमने सारी चीज़ें रख ली है, लेकिन ई-गवर्नेंस का एप्लीकेशन ही नहीं है, ई-गवर्नेंस के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ही नहीं है। हम कैसे वो उस काम को कर पाएँगे? ये चीज़ें होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपको क्या लिखेंगे, एग्ज़ाम्पल इंक्लूडिंग ऑनलाइन टैक्स फिलिंग, ये ऑनलाइन टैक्स फिलिंग का आपका एप्लीकेशन मिलता है, ठीक है? पासपोर्ट सर्विसेज़ का आपका पोर्टल मिलता है, जिससे कि आप आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन जाकर। तो ये आप ये क्या है, एक एप्लीकेशन बनाया गया है जो सरकार ई-गवर्नमेंट आपने क्या किया है, गवर्नमेंट ने इस सर्विसेज़ को प्रोवाइड की है, किसको? सिटीज़न के लिए। सिटीज़न इस प्लेटफ़ॉर्म पे जाकर अपना अच्छे तरीके से काम को कर पाए। तो ये आपके हो गए एप्लीकेशन लेयर के बाद। दूसरा हम लोग बात करते हैं सर्विस लेयर क्या करती है, सर्विस एंड डिलीवरी लेयर की, जो अच्छे तरीके से आपको काम को आपके वेबसाइट के माध्यम से, आपके फ़ोन के माध्यम से, अपने ऐप के माध्यम से अच्छे तरीके से जो भी आपके डाटा हो, जो भी आपके कार्य हो, उस कार्य को अच्छे तरीके से पहुँचाना, किसी भी काम को। तो उसी को हम बात करते हैं दिस लेयर, ये जो लेयर है ये प्रोवाइड करता है सर्विसेज, ये लेयर प्रोवाइड करता है सर्विसेज किसके लिए, सिटीजन के लिए, थ्रू द वेबसाइट के माध्यम से, मोबाइल ऐप के माध्यम से और सर्विस सेंटर के माध्यम से प्रोवाइड करता है कि कोई भी चीज़ें आपको एप्लीकेशन बनाती है सरकार, तो आपके अब एक वेबसाइट के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है, चाहे आप मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है या सर्विस सेंटर के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है, जो सिटीजन के लिए क्या हो, हेल्पफुल हो, उससे जाकर काम कर सके। ये लेयर वेबसाइट, मोबाइल ऐप और सेवा केंद्र के माध्यम से नागरिकों को सेवा प्रदान करती है। बिल्कुल सेवा इन चीज़ों को देती है कि जो आसानी तरीके से कोई भी सिटीज़न क्या कर सके, काम कर सके। दूसरा पॉइंट में क्या है, इस एक्ट टू द इंटरफेस बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन, जिससे हमारा क्या हो सके, इंटरेक्शन हो सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों से सिटीजन गवर्नमेंट क्या कर सके, जुड़ सके, अपने एप्लीकेशन पे ला सके। इस माध्यम से हम लोग बात करते हैं सर्विस एंड डिलीवरी लेयर के माध्यम से। तो ये सरकार और नागरिकों को बीच में इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। इंटरफेस का मतलब जोड़ने का काम करता है, यानी मिलाव का काम करता है। हम लोग क्या बोलते हैं, सर्विस और डिलीवरी लेयर। दूसरा हम लोग बात करते हैं एडवांटेज ऑफ द, क्या फ़ायदा है हमारे ई गवर्नेंस आर्किटेक्चर के माध्यम से। तो सबसे पहले हमारे पास हो जाता है एफिशिएंट डिलीवरी गवर्नमेंट सर्विस। जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज बनती है, वो आसानी तरीके से क्या हो जाती है कि सिटीजन के पास पहुँच जाती है, यानी हम लोग आसानी तरीके से डिलीवर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आपका क्या कहता है, दूसरा पॉइंट आपका कहता है इम्प्रूव द ट्रांसपेरेंसी एंड गवर्नमेंट ऑपरेशन।
जो भी गवर्नमेंट ऑपरेशन होते हैं, जो भी गवर्नमेंट का काम करने की जो तरीका है, उस ऑपरेशन को ट्रांसपेरेंसी कर देता है, यानी बेहतर कार्य बना देता है, जो सिटीज़न आसानी तरीके से कार्य को कर पाते हैं और आसानी तरीके से चला पाते हैं। तो दूसरा पॉइंट, तो तीसरा पॉइंट क्या करता है कि आर्किटेक्चर के माध्यम से हम ईज़ी सर्विस सिटीज़न को पहुँचा सकते हैं, एक्सेसिबिलिटी पहुँचा सकते हैं, उस चीज़ को जानकारी पहुँचा सकते हैं। तो ये सेवाएँ अच्छे तरीके से पहुँचाना है, सेवाएँ सर्विसेज़ अच्छे तरीके से पहुँचाना है किसी सिटीज़न के पास, वो आर्किटेक्चर थर्ड पॉइंट में बताता है, कि इसका फ़ायदा हो जाती है। चौथा बात करते हैं कि बेटर डाटा मैनेजमेंट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, कि बेटर डाटा मैनेजमेंट यानी जो भी आपके डाटा होते हैं, जो भी आपके इन्फॉर्मेशन होती है, उसे आप अच्छे तरीके से स्टोर कर सकते हैं, उसे मैनेज कर सकते हैं और आप एक-दूसरे अपने डिपार्टमेंट से अच्छे तरीके से बात भी कर सकते हैं, अगर कोई भी आगे चल के फ्यूचर में दिक्कत आती है तो। तो ये सारी चीज़ें आपका क्या है, एक फ़ायदा है ई गवर्नेंस आर्किटेक्चर का। अगर हम बात करते हैं कि मॉडल ऑफ द ई गवर्नेंस, क्या-क्या मॉडल्स हैं हमारे पास ई गवर्नेंस में? ई गवर्नेंस के मॉडल क्या-क्या हैं? तो आप लोग बात करेंगे कि मॉडल्स ऑफ द ई गवर्नेंस डिस्क्राइब द डिफरेंट अवे, हमारे पास डिफरेंट अवे हैं, मल्टीपल अवे हैं एक ई गवर्नेंस मॉडल को डिफाइन करने के लिए, यानी डिस्क्राइब करने के लिए, बताने के लिए। इन व्हिच गवर्नमेंट इंटरेक्ट विथ द सिटीजन, जिससे क्या हो सकता है, इसके हेल्प से हमारे गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपने सिटीजन से इंटरेक्ट कर सकती है, बिजनेसमैन से इंटरेक्ट कर सकती है, अपने एम्प्लॉय से इंटरेक्ट कर सकती है, यानी बातचीत कर सकती है, एंड अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी क्या कर सकती है, बात कर सकती है, किसी भी किसके थ्रू ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, थ्रू ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का माध्यम से मतलब आपके लैपटॉप के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से। ये डिफरेंट अवे है जो आपके सिटीजन के साथ जुड़ सकती है, अपने गवर्नमेंट सरकार या बिजनेसमैन के साथ, अपने एम्प्लॉय के साथ या अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ, चाहे वो आपके केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो या दूसरे स्टेट के हो या दूसरे राज्य के हो, दूसरे देश के हो, इन मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो ये हमारा मॉडल्स बताता है, डिफरेंट अवे हैं, यानी मल्टीपल तरीका है इस एप्लीकेशन को काम करने के लिए। तो ये गवर्नेंस का मॉडल यह बताता है कि सरकारी नागरिकों, व्यवसाय और कर्मचारियों और अन्य सरकारी विभागों के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के माध्यम से किस प्रकार संपर्क किया जाए, किस प्रकार जुड़ा जाए। ये सारी चीजें हमारा कौन बताता है, मॉडल्स ऑफ द ई गवर्नेंस बताता है। दूसरा पॉइंट हमें क्या लिखना है, कि दूसरा पॉइंट जैसे ही हमें लिखना है कि दिस मॉडल हेल्प टू द प्रोवाइडिंग द एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंटली गवर्नमेंट सर्विस। ये क्या होता है कि प्रोवाइड करता है सेवा, एक प्रदान करता है सेवा, जिसके आसानी से, जिसके मदद से हम लोग अच्छे-अच्छे मॉडल से, यानी अच्छे-अच्छे लोगों से, अपने सिटीजन से, बिज़नेसमैन से, एम्प्लॉयी से और गवर्नमेंट, अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हम लोग अच्छे तरीके से क्या कर सकें, बातचीत कर सकें, अपना सेवा साझा कर सकें, जो भी दिक्कत है, उन दिक्कतों को बारे में चर्चा कर सकें। तो ये क्या बताता है, यह मॉडल कुशल और पारदर्शी सरकारी सेवाओं प्रदान करने का मदद करता है, सरकारी सेवाएँ प्रदान करने का मदद कर देता है। ये हम लोग ई मॉडल्स ऑफ द ई गवर्नेंस में बात करते हैं। अगर हम बात करें कि कौन-कौन से मेन मॉडल्स होते हैं हमारे ये गवर्नेंस में, तो सबसे पहला आपका मॉडल जो बनाया गया है, वो क्या बनाया गया है, जी टू सी मतलब क्या, गवर्नमेंट टू सिटीजन के बीच की, गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में एक मॉडल क्रिएट किया गया है, जिससे क्या कर सके, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयी या गवर्नमेंट या सरकार खुद इस स्वयं अपने सिटीजन, अपने लोगों, नागरिकों से क्या कर सके, आसानी तरीके से बातचीत कर सके। तो इस तरह के एप्लीकेशन बनाकर रखा गया है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, जी टू सी का मतलब क्या है, रेफर टू द इंटरेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन थ्रू ऑफ द ऑनलाइन सर्विसेज, कि ऑनलाइन के माध्यम से गवर्नमेंट और सिटीजन क्या कर सके, आसानी से जुड़ सके, अपने बातचीत को कर पाए, जिससे हम लोग बात करते हैं जी टू सी में। इसका मतलब क्या है, जी टू सी का अर्थ क्या है, सरकारी और नागरिकों के बीच में ऑनलाइन सेवाएं माध्यमिक से संपर्क करना, ऑनलाइन सेवा के माध्यम से क्या करना, संपर्क करना, यानी जोड़ना। ठीक है। दूसरा हम लोग बात करते हैं, दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 2 के बारे में। तो इट हेल्प टू द सिटीजन एक्सेस गवर्नमेंट सर्विसेज इजीली, जिससे क्या हो कि सिटीजन आसानी तरीके से एक्सेस कर सके और गवर्नमेंट से क्या कर सके, गवर्नमेंट सर्विसेज का लाभ भी उठा सके आसानी तरीके से। बिल्कुल अपने मदद भी कर सके, यानी सिटीजन के कोई भी दिक्कत हो तो सरकार उसे मदद कर सके अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से, या सिटीजन के कोई दिक्कत है तो सरकार से जुड़ सके किसी भी एक एप्लीकेशन के माध्यम से, जिससे हम लोग क्या बताता है कि ये मेन मॉडल्स होते हैं, ये सिटीजन के लिए बनाई गई है। एग्जाम्पल तीसरा पॉइंट में हमें क्या लिखना है, एग्जाम्पल जैसे ऑनलाइन पासपोर्ट एप्लीकेशन, अगर हमें पासपोर्ट बनाना है, किसी भी सिटीजन के, किसी भी नागरिक को आपको क्या बनाना है, कि पासपोर्ट बनाना है, तो आपको ऑनलाइन पासपोर्ट मिलती है, जिससे क्या होता है कि अपने एप्लीकेशन फिल करते हैं कि आपको एक पासपोर्ट का नीड है, अपने पूरे रिक्वायरमेंट को फिल करते हैं, तो सरकार के पास आपका डॉक्यूमेंट जाती है, वो डॉक्यूमेंट को सरकार चेक करता है, चेक करने के बाद से आपको अप्रूवल मिल जाता है, आपको पासपोर्ट बनकर रेडी मिल जाता है। जैसे ऑनलाइन पेमेंट बिलिंग, कि आप घर बैठे ही अपने ऑनलाइन पेमेंट बिलिंग बता देते हैं कि कितना हमारा बिल आया है, कितना हमें पेमेंट करना है, वो सरकार के पास ऑटोमेटिक चल जाती है और सरकार ऑटोमेटिक समझ जाती है कि ये नागरिक, ये व्यक्ति हमारे बिल को पे कर दिए हैं, अब इन पे जीरो बिल हो गया, फिर आगे जो आएगा उससे देना है। तो ये क्या हो गया, एक भुगतान आसानी तरीके से हम लोग कर पाते हैं एक एप्लीकेशन के माध्यम से अपने घर बैठे, ठीक है। तो इससे हम लोग बोलते हैं सी टू सी सिटीजन के बारे में।
अब इसका बात करते हैं G2C का फीचर क्या-क्या है, तो आपको बात करते हैं ऑनलाइन एक्सेस गवर्नमेंट सर्विसेज़ कि हम लोग आसानी तरीके से ऑनलाइन सर्विसेज़ को एक्सेस कर सकते हैं। कौन कर सकता है? तो गवर्नमेंट सर्विसेज़ का एक्सेस कर सकता है सिटीज़न। दूसरा पॉइंट आपका क्या है कि फास्टर एंड मोर एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी, जिससे क्या होता है कि अपने काम करने की तरीका फास्ट हो जाती है और आपके गवर्नमेंट से बातचीत, आपका काम करना आसान हो जाता है। इसके माध्यम से एक गवर्नमेंट एप्लीकेशन यानी ई-कॉमर्स वेबसाइट के माध्यम से, ई-गवर्नेंस वेबसाइट के माध्यम से। दूसरा हम लोग बात करते हैं, तीसरा पॉइंट की बात करते हैं, इंक्रीज़ द ट्रांसपेरेंसी, जिससे हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है ट्रांसपेरेंसी, यानी काम करने की पारदर्शी हमारा बेहतरीन बन जाती है। और जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर जो भी गवर्नमेंट का लाभ उठाना हो या गवर्नमेंट का कोई भी हमें फंक्शन मिल रहा हो या गवर्नमेंट का कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा हो या कोई भी चीज़ें हो रही है, उससे आसानी तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं, उसको ऑपरेशन में हम अपने ऑनलाइन बैठे काम कर सकते हैं किसी ई-गवर्नेंस एप्लीकेशन के माध्यम से। दूसरा हम लोग बात करते हैं ईज़ी कम्युनिकेशन बिटवीन सिटीज़न और गवर्नमेंट, जिससे क्या हो जाती है, आसानी तरीके से हम लोग बातचीत कर सकते हैं अपने सरकार के द्वारा, सरकार गवर्नमेंट से आसानी तरीके से क्या कर सकती है, बात कर सकती है ई-गवर्नेंस एप्लीकेशन के माध्यम से, यानी G2C एप्लीकेशन के माध्यम से। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल कौन-कौन से हैं, तो जैसे कि आपका ऑनलाइन पासपोर्ट एप्लीकेशन है, ये आपका क्या है कि आप आसानी तरीके से गवर्नमेंट से जुड़ सकते हैं, अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बिल या वाटर बिल आप आसानी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, जो भी सरकार के लाभ है, यानी बिल का लाभ है, लाइट का, बिजली का बिल का लाभ है या पानी का लाभ है, इन सारी चीज़ों को आप भुगतान भी कर सकते हैं आसानी तरीके से और बात भी कर सकते हैं किसी। आधार कार्ड, ऑनलाइन आधार कार्ड सर्विसेज़, जैसे आपको आधार कार्ड बनवाना है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जाकर आप आसानी तरीके से बना सकते हैं। सरकार आपको अप्रूवल मिल जाएगी। डेथ सर्टिफिकेट बनाना है या बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, इन सारी चीज़ों को सर्टिफिकेट जो भी आपको सरकार के द्वारा बनती है, इन सारी चीज़ों को आप किसी एप्लीकेशन के माध्यम से, ई-गवर्नेंस के माध्यम यानी G2C के एप्लीकेशन बनी है, इस तरह की एप्लीकेशन G2C कहलाती है, जिससे आप आसानी तरीके से क्या कर सकें, बना सकें। दूसरा हम लोग बात करते हैं एडवांटेज, यानी फ़ायदा क्या होता है इस एप्लीकेशन के माध्यम से, तो आप कहते हैं कि सर हमारे पास सेव द टाइम एंड कॉस्ट सिटीज़न की, सिटीज़न का, नागरिकों को क्या बच जाता है, टाइम बच जाती है और उनका पैसा कम बजट में आपका काम हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें उनकी फ़ायदा हो जाती है। दूसरा हमारा क्या करता है, प्रोवाइड टू ईज़ी एक्सेस गवर्नमेंट सर्विसेज़, जिसे हम आसानी तरीके से गवर्नमेंट सर्विसेज़ का प्रोवाइड करके, उस एक्सेस करके हम आसानी तरीके से अपने काम को बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तीसरा पॉइंट आपका क्या कहता है, इम्प्रूव द ट्रांसपेरेंसी एंड रिड्यूस द करप्शन, जिससे हमारा ट्रांसपेरेंसी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है और जो भी भ्रष्टाचार होती है, जो भी करप्शन होती है, वो करप्शन ना के बराबर यानी कम हो जाती है हमारे ई-गवर्नेंस एप्लीकेशन के माध्यम से, यानी G2C के माध्यम से। बिल्कुल ठीक है, तो ये आपका फ़ायदा है अगर आपका एडवांटेज लिखना है। अगर हम बात करते हैं दूसरा मॉडल हमारा क्या है, दूसरा मॉडल आपका है ई-गवर्नेंस गवर्नमेंट यानी G2C, यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है, गवर्नमेंट सरकार खुद बात कर सकती है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार आपस में बात करनी है या आपस में कोई डाटा बात करनी है, डाटा देनी है, कोई अ, बजट पास करना है, तो उस एप्लीकेशन के माध्यम से आसानी तरीके से क्या कर सकती है, बात कर सकती है। तो इस तरह के भी हम लोग बात करते हैं G2C, जहाँ पे गवर्नमेंट गवर्नमेंट बात करती है या कोई अदर स्टेट के प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर एक एप्लीकेशन से माध्यम से बात करते हैं, अपने बजट को बात करते हैं, अपने किसी मुद्दे पे बात करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं G2G ई-गवर्नेंस एप्लीकेशन। इसमें क्या होता है, G2G रेफर करता है कम्युनिकेशन एंड डाटा शेयरिंग बिटवीन द डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जैसे डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को शेयर कर सकते हैं, यानी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, जैसे शिक्षक डिपार्टमेंट है सरकारी और आपका बैंक डिपार्टमेंट है, तो वहाँ से जो भी पैसे आदान प्रदान होती है, तो उसमें क्या हो गया कि एक सरकारी डिपार्टमेंट से एक दूसरे सरकारी डिपार्टमेंट में पैसा पास होती है, तो ये सारी चीजें किसमें होती है, एक एप्लीकेशन के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। इसका अर्थ क्या है, G2 का अर्थ है विभिन्न सरकारी विभागों के बीच संरचना साझा कर सकते हैं, हम लोग डाटा भी साझा कर सकते हैं, अपना लेन-देन हम एक किसी एप्लीकेशन के माध्यम से करते हैं, तो वो एप्लीकेशन ही हमारा क्या कहलाता है, G2G, जो गवर्नमेंट के लिए यानी कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट के लिए और सरकारी डिपार्टमेंट के लिए बना हुआ है, उसे हम लोग बोलते हैं G2G। दूसरा हम लोग बात करते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है कि इट इम्प्रूव, ये इम्प्रूव होता है कोऑर्डिनेशन ऑफ द एफिशिएंसी एंड गवर्नमेंट ऑपरेशन, कि जिससे जिसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने गवर्नमेंट ऑपरेशन को, अपने गवर्नमेंट के कार्य को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, एक कोऑर्डिनेट के साथ, एक अच्छे तरीके के साथ जुड़ सकते हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ी, दक्षता के साथ हम बढ़ सकते हैं, अपने काम को कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल की तरह, जैसे कि अगर हमें डाटा को शेयर करना है, तो डिपार्टमेंट किसी, मान के चलिए कि शिक्षक का सैलरी का डाटा ट्रांसफ़र करना है सरकारी बैंक में। बैंक में आपको जाना पड़ेगा, लेकिन आप ऑनलाइन माध्यम से ही आप भेज दिए। क्या हो गया, ऑनलाइन माध्यम से वहाँ पे मिल गया, वो पैसा ऑनलाइन माध्यम से भेज दिया, तो आपके अकाउंट में आ गया। तो इस तरह के गवर्नमेंट एप्लीकेशन बनाती है, वो क्या बनाती है, जैसे पुलिस ट्रांसपोर्ट हो गया, चाहे पुलिस हो गया, आपके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो गया, ये सब कम्युनिकेशन किससे होती है, जी। अगर हम बात करें इसके फीचर के बारे में, इसका क्या फ़ायदा है, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं
इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन बिटवीन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जिससे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के माध्यम से हम लोग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के माध्यम से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लोग अच्छे आसानी तरीके से बातचीत कर सकते हैं। अगर हमें डाटा को शेयर करना है तो फास्ट शेयरिंग डाटा, और कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड करना है या डाटा सेंड करना है, हम फास्ट तरीके से बहुत आसानी तरीके से तेजी के साथ हम अपने डाटा को आदान प्रदान कर सकते हैं। दूसरा हम लोग बात करते हैं इम्प्रूव द कोऑर्डिनेशन एंड डिसीजन मेकिंग। से हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी तरह से कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट मतलब कि जुड़ सकते हैं, और अपना कोई भी एक डिसीजन लेना हो तो उस एप्लीकेशन के माध्यम से हम आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। दूसरा हम लोग बात करते हैं रिड्यूसिंग द मैनुअल पेपर वर्क। जो पेपर वर्क आपके होते हैं वो पेपर वर्क को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, यानी रिड्यूस कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है इस फीचर के माध्यम से, G2G के माध्यम से। अगर हम बात करें एग्जाम्पल के G2G माध्यम आपका क्या है, जैसे कि अगर हमें कोई डाटा शेयर करना है बिटवीन द पुलिस डिपार्टमेंट और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, कोई भी सरकारी गाड़ी घोड़ा है, यानी कोई भी ट्रांसपोर्ट है, सरकारी ट्रांसपोर्ट जो सामान इधर से उधर ले जाता है, अगर उस पर कोई पुलिस कर्मचारी हो गया कि मतलब बताना है कि यहाँ पे चेकिंग हो रही है, तो यहाँ पे आपको इन बक्से को नहीं चेक करना है, ये सरकार का डिपार्टमेंट का गाड़ी जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, उसका डाटा शेयर कर दी जाती है, उसका आपका गाड़ी नंबर शेयर कर दी जाती है, उस ड्राइवर का नाम शेयर कर दिया जाता है, जिससे पुलिस डिपार्टमेंट क्या करती है, उसे समझ जाती है कि हाँ, ये इसमें सरकार का सामान है, इस सरकार का सामान जा रहा है, इसमें हमें चेक नहीं। दूसरा हम लोग बात करते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। अगर हमें बात करनी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में बात करना चाहती है, कोई बजट पास करना चाहती है, तो आसानी तरीके से किसी भी एप्लीकेशन के माध्यम से अगर जुड़ती है, तो जिसे हम लोग बोलते हैं माध्यम, वो आपस में बात करके किसी भी राज्य और केंद्र सरकार बात करके किसी बजट को लॉन्च कर सकती है या कोई भी फंड भेज सकती है। दूसरा हम लोग बात करते हैं डिजिटल रिकॉर्ड शेयरिंग बिटवीन गवर्नमेंट ऑफिस। जैसे डिजिटल रिकॉर्ड को शेयर करना है कि कितना एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया, कितने लोगों को पैसा हम लोग ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए, कितना आधार कार्ड बन गए, तो इस तरह के डाटा को शेयर, रिकॉर्ड्स को शेयर हम लोग किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में शेयर कर सकते हैं। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस आपको शेयर कर सकते हैं सरकार के पास, तो इन सारी चीज़ों को बोलते हैं हम G2G सर्विसेज। अगर हम बात करें इसके फायदे की बात, तो हम लोग बात करते हैं कि फास्ट हमारे पास गवर्नमेंट ऑपरेशन हो जाते हैं, जो गवर्नमेंट ऑपरेशन जो भी गवर्नमेंट का कोई भी कार्य है उससे क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। बेटर कोऑर्डिनेशन हो जाता है डिपार्टमेंट के बीच, जिससे सरकार से बेटर जुड़ाव हो जाता है, बेटर लगाव हो जाता है। दूसरा हम लोग बात करते हैं इम्प्रूव हो जाता है ट्रांसपेरेंसी और प्रोडक्टिविटी, जिससे कि आपका काम करने का तरीका और काम में सुधार बहुत ज़्यादा हो जाती है, उत्पाद भी आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे काम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कर पाते हैं। अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट की, कि तीसरा पॉइंट हमारा क्या करता है, जी टू बी मतलब क्या है कि गवर्नमेंट अगर बातचीत करती है बिजनेसमैन से, किसी भी बिजनेसमैन से, जैसे आपका धीरू भाई अंबानी हो गए, टाटा हो गए, इन सारी चीज़ों से आप लोग को बात करती है गवर्नमेंट से, यानी कोई भी बिजनेसमैन से, तो इस तरह का हम प्लेटफॉर्म को बोलते हैं G2B, जिसमें G2B क्या रेफर करता है, इंटरेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट और बिजनेसमैन, जिससे क्या हो कि गवर्नमेंट बातचीत करे से डायरेक्ट अपने बिजनेसमैन, कोई भी आपका बिजनेसमैन है उनसे अगर डायरेक्ट बात करता है, तो इस तरह के एप्लीकेशन को हम लोग बोलते हैं G2B। जैसे कि कोई भी आपका ऑर्गेनाइजेशन खोलना है, आपको स्कूल खोलना है, तो जीएसटी नंबर लेना है, जीएसटी नंबर के लिए आपको सरकारी के प्लेटफॉर्म पे अप्लाई करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या होगा कि आप सीधे कनेक्ट किए सरकार से, और बिजनेस यानी जिसको जीएसटी नंबर लेना है, दुकान का नंबर लेना है, तो वो क्या होगा, कनेक्ट हो गया सरकार से। अब सरकार उसे अप्रूवल करेगी कि आपको चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए, वो सरकार के, तो इससे क्या हो गया कि हम घर बैठे ही आसान से जुड़ सकते हैं। दूसरा हमारा क्या है कि इट हेल्प्स टू बिजनेस एक्सेस डेवलपमेंट सर्विसेज ऑनलाइन, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग बिजनेसमैन को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑनलाइन सर्विसेज के माध्यम से जुड़ सकें और अपना काम, अपने कार्य प्रदान कर सकें, अच्छे तरीके से करवा सकें। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, ऑनलाइन टैक्स फिलिंग का हमें देना है, कि कोई बिजनेसमैन है अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है अपने दुकान का, तो आसानी तरीके से करवा सकता है। कोई बिजनेसमैन है जो अपना टैक्स भरना चाहता है, तो अपने टैक्स एप्लीकेशन से फिल कर सकता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, G2B एप्लीकेशन बोलते हैं। अब इसका हम लोग फीचर बात करते हैं कि ऑनलाइन सर्विसेज बिजनेसमैन के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, G2B बोलते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी एक्सेस कर सकते हैं, और जितने भी गवर्नमेंट के पॉलिसी हैं, यानी किस तरह से हम अपनी दुकान को चलाना चाहिए, क्या-क्या हमें ध्यान में रखना चाहिए, जितने भी गाइडलाइन आती है आपकी सरकार के, वो इन्फॉर्मेशन हमारे तक आसानी तरीके से पहुँच जाए, इस माध्यम का उपयोग करते हैं। अगर हमें टैक्स जमा करना हो, तो किसी भी एप्लीकेशन ई गवर्नेंस के माध्यम से हम लोग टैक्स फिल कर सकें, या पेमेंट सिस्टम के माध्यम से हम लोग टैक्स को क्या कर सकें, आसानी तरीके से भुगतान कर सके, ये हमारा फायदा हो जाता है। दूसरा हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एंड पेमेंट सिस्टम का भी हम लोग आसानी तरीके से ध्यान रख सकें। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिशनल और खरीदारी को भी, प्रणाली को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा प्रदूत कर सकते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बढ़ा सकते हैं। दूसरा हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल, जैसे आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन बिल,
जैसे आपको जीएसटी लेना है तो आप आसानी तरीके से अप्लाई कर सके ले सकते हैं। आप किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आसानी तरीके से ले सकते हैं। गवर्नमेंट से ये टेंडर पोर्टल बिजनेस कंडक्ट करती है। जैसे कि अब मान के चलिए कि सरकार को क्या करना है, सड़क बनवाना है। आप बिजनेसमैन हैं, आप सड़क बनवाते हैं, आपको काम करने की वो तरीके सारी चीज़ें पता है, तो आप क्या करेंगे, सीधे सरकार से कनेक्ट कर सकते हैं कि हमें ये टेंडर दे दी जाए, हम अब बहुत अच्छे तरीके से, बहुत परफेक्ट तरीके से इस सड़क को हम बना देंगे, बहुत कम समय में बना देंगे। तो सरकार उस पे एनालाइज़ करती है कि क्या ये व्यक्ति सही में कह रहा है, ये सही में बना देगा, फिर आपको वो टेंडर पास कर दी जाती है। तो सरकार का जो प्रोडक्ट था या सरकार का जो भी प्रोजेक्ट था वो किसको दे दिया गया, बिजनेसमैन को दे दिया गया। अब बिजनेसमैन उसे क्या कर रहा है, हैंडल कर रहा है, उसे अपने तरीके से बना रहा है, फिर वो सरकार उसे पैसे को पे कर रही है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या हो जाती है, इसी तरह के एग्जाम्पल को हम जी टू। इससे एडवांटेज क्या हो जाता है कि आपका जो भी फास्ट बिजनेसमैन प्रोसेस हो जाता है, जिससे कि आसानी तरीके से फास्ट कोई भी आप बिजनेस खोलना चाहते हैं तो आप फास्ट सर्विसेज यानी फास्ट तरीके से कर सकते हैं। रिड्यूस द पेपर वर्क में जो भी लोग जो पेपर वर्क करना पड़ता था, जगह जगह पे जाना पड़ता था, ये सारी चीजें हमारे क्या हो गए, कम हो गए। दूसरा हम लोग बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी हो गई, यानी कि जितना आप काम करते हैं, जितना आप अच्छे तरीके से काम करेंगे उतने आपको काम सरकार देगी, आपने उसी तरह से आपको पैसा मिलेगा। तो ये सारी चीजें हमारे किसके माध्यम से हो गया, जी2 माध्यम से आसान हो गया। चौथा पॉइंट की बात करते हैं, हमारे पास क्या है, जी टू ई। जी टू ई का मतलब कि गवर्नमेंट और एम्प्लॉय के बीच में जो भी आपका इंटरेक्शन होता है, वो इंटरेक्शन क्या कहलाता है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय के बीच में जो भी इंटरेक्शन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं। इसे ये रेफर क्या करता है कि इंटरेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड एम्प्लॉय थ्रू द डिजिटल सिस्टम, कि किसी भी डिजिटल सिस्टम के माध्यम से, चाहे कोई एप्लीकेशन के माध्यम से, डिवाइस के माध्यम से क्या कर सके हम, सीधे सरकारी से, यानी जो भी सरकार के एम्प्लॉय हैं या कोई टीचर है, वो टीचर सीधे अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से मिल सके, जैसे कि उसको अपने सैलरी के बारे में बात करना है या लीव भरना है कि हमें छुट्टी पे जाना है, तो आप बता सके, प्रॉपर तरीके से गाइड कर सके। तो उसके लिए भी एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, सरकार ने बनाया है। उस तरह के एप्लीकेशन को हम लोग बोलते हैं जी टू ई एप्लीकेशन। दूसरा पॉइंट आपका क्या है, इट हेल्प टू एम्प्लॉय एक्सेस सर्विसेज, जो अपने एम्प्लॉय क्या कर सकते हैं, उस सर्विसेज को फायदा उठा सके, लाइक जैसे सैलरी डिटेल्स, कि अपना सैलरी डिटेल्स दे पूछ सके कि हमें सैलरी कितना मिलेगा, हमारा सैलरी किस महीने का आया है, कितना आया है, इन सारी चीजों को बात कर लेता है। ठीक है। हेलो। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया। जैसे सैलरी आपको डिटेल्स लेना है, लीव आपको भरना है कि आपको किसी दिन छुट्टी लेना है, या कोई भी काम मैनेजमेंट, अपना वर्क मैनेजमेंट करना है कि कितना काम हमें करना है, कितना काम हम कर दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप आसानी तरीके से उस एप्लीकेशन के माध्यम से अपना देख सकते हैं, अपना आसानी तरीके के माध्यम से आप क्या समझ सकते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जी टू ई बोलते हैं, जो हमारा गवर्नमेंट। अब इसका फीचर क्या है कि जिससे हम लोग बात कर सकते हैं कि ऑनलाइन एक्सेस एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, जो भी आपके एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन है, कितने एम्प्लॉय हमारे इस काम पे आए हैं, कितने लोग छुट्टी पे हैं, ये सारे इन्फॉर्मेशन सरकार के पास रहनी चाहिए। तो इस एप्लीकेशन के माध्यम से सरकार के पास पहुंच जाती है। डिजिटल डिजिटल सैलरी एंड पे रोल मैनेजमेंट, यानी पे रोल, कितना हमें किसको पैसा देना चाहिए, किसका कितना सैलरी है, ये सारा डिटेल सरकार के पास रहनी चाहिए। तो इस पोर्टल के माध्यम से आराम से रहता है। लीव यानी ऑनलाइन लीव एप्लीकेशन, जैसे अगर किसी भी एम्प्लॉय को लीव पे जाना है, छुट्टी पे जाना है, तो आसानी तरीके से एम्प्लॉय क्या कर सकता है, इस एप्लीकेशन से फिल कर सकता है। चौथा पॉइंट बात करते हैं, एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे आपको ट्रेनिंग और किस तरह का आपको ट्रेनिंग देना चाहिए, कैसा आपका परफॉर्मेंस है, सारे तरीके से एनालाइज करने के लिए गवर्नमेंट के पास ये सारे डाटा आपके इस एप्लीकेशन पे मिल जाते हैं। अगर हम बात करें एग्जांपल, जैसे कि आपको बात करना है कि ऑनलाइन सैलरी स्लिप, आपको ऑनलाइन सैलरी स्लिप चाहिए, तो वहाँ से आप पोर्टल से उठा सकते हैं, कौन से महीने में पैसा दी है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन लिविंग मैनेजमेंट, यानी कि आपको लीव कितना आपने अप्लाई किया था, कितना लीव आपका सैंक्शन हो गया, आपको छुट्टी मिला कि नहीं मिला, ये सारे अपडेट आपको मिल जाते हैं। हम लोग बात करते हैं डिजिटल एम्प्लॉय सर्विसेज रिकॉर्ड, जैसे अपने एम्प्लॉय के सारे रिकॉर्ड्स क्या करती है, कर्मचारियों को रिकॉर्ड डिजिटल सेवा में प्रदान करके उस रिकॉर्ड को रखती है। हम लोग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट का जी टू ई बोलते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें इसका एडवांटेज क्या क्या फायदा है, तो इससे हमारा क्या हो जाता है, इंप्रूव हो जाता है एफिशिएंसी, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय का काम करने के तरीका इंप्रूव हो जाता है। उसके बाद से बात करते हैं कि सेव हो जाता है टाइम एंड रिड्यूज हो जाता है, पेपर वर्क सेव होता है, एम्प्लॉय का भी टाइम बच जाता है और सरकार का भी टाइम बच जाता है। पेपर वर्क जो काम था, जो डाटा लॉस होने की दिक्कत थी, वो डाटा लॉस होने की दिक्कत खत्म हो जाती है।
बेटर कम्युनिकेशन हो जाता है एम्प्लॉय और सिटीजन आसानी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अपने सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आसानी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। तो ये आपके लिए फ़ायदा हो जाता है। दूसरा आप लोग बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम में 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, क्या हैं? यानी ट्रिपल पी के बारे में बात करते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है कि कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, एक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हो गया, आपस में क्या हो गया इंक्लूड हो गए, यानी कोई सरकारी चीज़ है तो सरकारी चीज़ किसी प्राइवेट को दे दिया गया, जैसे सड़क है, सरकारी सड़क सरकार सड़क बनवाती है और सड़क कौन बनाता है? एक प्राइवेट कंपनी बनाती है, तो वो क्या हो गए कोलैबोरेट हो गए, यानी जुड़ गए आपस में कि किसी काम को करने के लिए सरकारी प्लेटफ़ॉर्म को या सरकारी प्रोजेक्ट को काम करने के लिए किसी हमने प्राइवेट कंपनी को हमने उस काम को दे दिया, तो इस तरह के सर्विसेज़ को हम लोग बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि एग्जाम में हमें कैसे लिखना है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब ट्रिपल पी का मतलब इज ए कलेक्शन ऑफ द बिटवीन collaboration between the government and private sector provide the public services on the infrastructure। जिसके हम बारे में बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब कि जो भी सरकार किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनवाना चाहती है, चाहे गांव में लाइट लगवाना चाहती है, गांव के सड़क बनवाना चाहती है, कोई हाईवे बनवाना चाहती है, कोई सिटी बनवाना चाहती है, कोई मॉल बनवाना चाहती है, तो क्या करेगी वो टेंडर पास करेगी और प्राइवेट कंपनी को दे देगी जिससे कि क्या हो कि उसका काम आसानी तरीके से हो जाए। तो इस तरह के कनेक्टिविटी को, इस तरह के कोलैबोरेशन को, इस तरह से कनेक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का हिंदी में देख लेते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग सहयोग है जिसके माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं को बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाता है। जैसे कि मान के चलिए सरकार को 100 बिल्डिंग बनवानी है, क्या बनवानी है? 100 बिल्डिंग। तो सरकार तो आकर वहाँ पे बनाएगी नहीं, तो वो क्या करेगी कि प्राइवेट कंपनी को दे देगी। मान के चलिए कि किसी भी कंपनी को दे दी प्राइवेट कंपनी, वो प्राइवेट कंपनी क्या करेगी कि लेगी और आसानी तरीके से उसे क्या करेगी बनाएगी। बनवाने के बाद से वो जितना पैसा खर्च होगा लगेगा, फिर उसके बाद से वो सरकार से फंड लेगी कि हमने इतना पैसा खर्च किया, ये आपका प्रोजेक्ट तैयार हो गया, पूरा देख लीजिए। तो सरकार उसे देखेगी कि हाँ अच्छे तरीके से बना है कि नहीं बना है, फिर उसको पैसा पास कर देगी। तो इस तरह के काम को हम लोग क्या बोलते हैं? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोलते हैं। दूसरा पॉइंट देखेंगे कि इन दिस मोड, ये जो मॉडल है इसमें क्या होता है कि बोथ द गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी, यानी गवर्नमेंट के कार्य और प्राइवेट कंपनी क्या होती है आपस में रिसोर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और रिस्क के साथ क्या करती है? हैंडल करती है कि जो भी रिस्क हो या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जो जो भी रिसोर्स हो, वो क्या करती है गवर्नमेंट के जितने भी रिसोर्स है, जितने भी कार्य है, जितने भी टेंशन है, वो सारे किसको दे देती है? प्राइवेट कंपनी को दे देती है, शेयर कर देती है कि आप इस पे काम कीजिए। यानी पूरी ज़िम्मेदारी किसको हो जाती है? प्राइवेट कंपनी को, जो प्राइवेट कंपनी उस चीज़ को चलाती है, अच्छे तरीके से देखती है। जैसे आपको सड़क बनवाना है, मान के चलिए जो भी सरकार हाईवे बनवाती है, तो सरकार अपनी ज़मीन में बनवाती है, लेकिन वो टेंडर किसको मिलता है? प्राइवेट कंपनी को। प्राइवेट कंपनी ही क्या करती है? वो सड़क को बनवाती है एकदम अच्छे तरीके से, जहाँ पे भी टूटता है तो सड़क सरकार आकर नहीं बोलती है कि आप इसे बनवाइए, उस तुरंत प्राइवेट कंपनी ही बनवाती है। तो इस तरह के कनेक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं प्राइवेट, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें क्या है? इस मोड सरकार के निजी कंपनी साधन जिम्मेदारी और जोखिम दोनों साझा करते हैं। यानी जो भी दिक्कत आती है, जो भी फंड रिस्क होता है, जो भी दिक्कत होगी, जो भी घाटा होगी, वो सब दोनों तरीके से ढूंढेंगे। यानी प्राइवेट कंपनी भी लॉस में जाएगी और गवर्नमेंट भी लॉस में जाएगा, लेकिन फायदा होगा तो दोनों का फायदा होगा। गवर्नमेंट का भी फायदा होगा और प्राइवेट कंपनी का भी फायदा होगा। जैसे भी आपने जितने भी टोल टैक्स देखे होंगे, वो टोल टैक्स क्या सरकार की है? नहीं, वो सब गवर्नमेंट यानी प्राइवेट कंपनी की है। आप जितने भी टैक्स कलेक्ट करेंगे, जो भी टैक्स लेंगे रोड का, वो क्या आ जाएगा? आधा चला जाता है गवर्नमेंट के पास, आधे चले जाते हैं प्राइवेट कंपनी के पास। तो इस तरह के काम को अब सरकार को देखिए कोई भी काम करना नहीं पड़ा, प्राइवेट कंपनी कर रही है, लेकिन पैसा सरकार को भी मिल रहा है, तो फायदा हुआ तो सरकार को भी होगा और प्राइवेट कंपनी को भी होगा, लेकिन नुकसान होगा तो प्राइवेट कंपनी का भी नुकसान होगा और सरकार का भी नुकसान होगा। ये दोनों तरीके से आपस में अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। तीसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है कि पीपी यानी ट्रिपल पी हेल्प इन द इम्प्रूविंग द क्वालिटी। इससे क्या हो जाता है? क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, इफिशियंसी इंक्लूड हो जाती है और पब्लिक का सर्विसेज आसानी तरीके से फास्ट तरीके से मिल जाता है। मान के चलिए कि हमें सड़क बनवाना है, अब इस सड़क को बनवाने के लिए सरकार को मान के चलिए 2 ईयर लगेगा, 2 साल लगेगा, तो वो क्या करेगी? प्राइवेट कंपनी कहेगी कि हम 6 महीने में, 6 मंथ में हम इस कार्य को बना देंगे,
ठीक है, तो सरकार क्या करेगी कि कंपनी को दे देगी कि 6 महीने में इसे कंप्लीट करे, तो 6 महीने में वो आसानी तरीके से इस कंपनी को बनाएगी। अब जब तक भी वो पैसा नहीं देगा सरकार, जब तक ये अच्छे तरीके से सड़क ना बना हो, इसपे अच्छे तरीके से चलते ना हो लोग, और ये सरकार लोगों के लिए क्या हो जाता है, जो भी पब्लिक है, उन लोगों के लिए क्या हो जाता है, बेहतर हो जाता है कि जिनका सड़क बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो ये इस चीज़ों को हम लोग बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोलते हैं। इस तरह की चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोलते हैं। चलिए, अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव की क्या उद्देश्य था पीपी का मतलब, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि टू द इम्प्रूव द क्वालिटी और पब्लिक सर्विसेज जितने भी है वो बेहतर बनाने के लिए इस तरीके के पार्टनरशिप का जरूरत पड़ा, यानी सरकार को इस तरह के पार्टनरशिप का जरूरत पड़ा है जो पब्लिक के जितने भी सर्विसेज हैं, सर्विसेज को एक अच्छे तरीके से गुणवत्तापूर्वक सर्विसेज देने के लिए सरकार ने इस कदम को उठाई, जो प्राइवेट कंपनी से क्या होगी, कनेक्ट हो। दूसरा हम बात करते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है कि टू द यूज द प्राइवेट सेक्टर टेक्नोलॉजी इफेक्ट, जो भी प्राइवेट सेक्टर जो टेक्नोलॉजी को यूज करती है, बहुत इफेक्ट एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करती है, विशेषज्ञ टेक्निक को यूज करती है, जिसके माध्यम से क्या होती है कि जो भी सरकार के सर्विसेज बनती है, जो पब्लिक के जो भी काम होता है, वो काम अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से कर पाए। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है, तीसरा पॉइंट आपका देखेंगे तो रिड्यूस द फाइनेंशियल बॉन्ड एंड द गवर्नमेंट, यानी फाइनेंशियल बॉन्ड क्या हो जाता है कि अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो प्राइवेट कंपनी अपना पैसा लगा लेती है, जब बनकर तैयार हो जाता है फिर वो गवर्नमेंट से पैसा लेती है। चाहे गवर्नमेंट जैसे सड़क है, सड़क को क्या कर देती है कि प्राइवेट कंपनी को दे देती है कि आप इस पे सड़क बनवाइए, जो भी लागत लगेगा आप टोल टैक्स से वसूली कीजिएगा, टोल टैक्स से वसूली करने के बाद से हमें क्या कर दीजिए, आधा पैसा दे दीजिएगा, आधा पैसा आप लीजिएगा, तो उससे फायदा दोनों का हो जाता है, गवर्नमेंट का पैसा भी नहीं लगता है, यानी फाइनेंस भी नहीं लगता है, और आसानी तरीके से क्या हो जाते हैं, उसका काम भी हो जाता है और पब्लिक को आसानी तरीके से सुविधा भी मिल जाती है। चौथा पॉइंट हम लोग बात करते हैं कि चौथा क्या कहता है, टू द कंप्लीट प्रोजेक्ट फास्ट एंड इफिशिएंटली, जो प्रोजेक्ट जो सड़क है वो क्या हो जाती है, अच्छे तरीके से बन जाते हैं और फास्ट तरीके से सरकार का काम हो जाते हैं, जो पब्लिक के लिए बहुत आसानी होती है, कुशलता होती है, और इफिशियंसी यानी एक गुणवत्तापूर्वक, एक कुशलता, एक तेजी के साथ उस काम को पूरा किया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह के कदम सरकार उठाई जिससे कि क्या कि प्राइवेट कंपनी से कोलैबोरेट कर ली, यानी जोड़ ली। तो सब बात करते हैं कि इससे फ़ायदा क्या है, तो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज़, कि आपको बेटर सुविधा मिल जाती है प्राइवेट कंपनीज़ के माध्यम से। दूसरा हम लोग बात करते हैं एफिशिएंट ऑन रिसोर्स भी आपको बहुत कुशलता, बहुत आसानी, सावधानी से मिल जाती है। फास्ट इम्प्लीमेंटेशन, प्रोजेक्ट की फास्ट इम्प्लीमेंटेशन यानी काम को तेज़ी के साथ और काम बेहतर तरीके से आपको मिल जाता है। इनको यानी कि इनोवेशन ऑफ द टेक्नोलॉजी यूज़, यानी मल्टीपल बढ़ते जो भी जितने भी आपका एडवांस टेक्नोलॉजी है, उन सारे एडवांस टेक्नोलॉजी को भी क्या कर लेती है सरकार, यूज़ कर लेती है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग बात करते हैं। ठीक है? तो इतने सारी चीज़ें आप लोग जान गए, एडवांटेज यानी फ़ायदा क्या-क्या है। दूसरा हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल क्या-क्या है आपके पब्लिक प्राइवेट ई गवर्नेंस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में। तो आप बात करेंगे कॉमन सर्विसेज सेंटर, जैसे कॉमन सर्विस सेंटर है, इसमें हम लोग बात करते हैं प्रोवाइड डिजिटल सर्विसेज एंड रूरल एरिया, जितने भी रूरल एरिया में आपके सर्विसेज प्रोवाइड करती है, चाहे वो सड़क बनाने की हो या कोई भी काम हो, वो कौन करता है, आपके प्राइवेट कंपनी करती है। जैसे हम लोग बात करते हैं ऑनलाइन टिकट बुकिंग सिस्टम का जो है एप्लीकेशन, वो क्या है, किसी प्राइवेट कंपनी ने बनाई है, लेकिन वो सरकार के एप्लीकेशन, सरकार रेलवे किसका है, सरकार की है, तो सरकार के एप्लीकेशन को काम करता है, तो जिसमें क्या होती है कि प्राइवेट कंपनी आपके उस माध्यम से पब्लिक को आसान बन जाता है कि अपना टिकट ऑनलाइन माध्यम से
निकाल सकते हैं। लेकिन कंपनी और प्राइवेट कंपनी को क्या हो जाती है कि सरकार को क्या हुआ कि उस तरह का एप्लीकेशन नहीं बनाना पड़ा, उसमें पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ा। प्राइवेट कंपनी अपना पैसा इन्वेस्ट करी और पैसा कमा रही है और सरकार को भी उससे पे करती है, सरकार को भी फ़ायदा हो जाता है। दूसरा हम लोग बात करते हैं जितने भी डिजिटल पेमेंट सर्विसेज़ हों, चाहे आप फ़ोन पे हो, गूगल पे हो, वो क्या है एक सरकार का प्रोजेक्ट था, लेकिन वो बनाया कौन ने? पूरे कंपनी ने, प्राइवेट कंपनी ने बनाया। जैसे फ़ोनपे कंपनी ने बनाया, प्राइवेट कंपनी है, गूगल पे एक प्राइवेट कंपनी है। ये प्राइवेट कंपनी ने बनाया इस तरह के, जिससे क्या होगा गवर्नमेंट का भुगतान और ट्रांसपेरेंसी बहुत आसानी तरीके से बढ़ गया और इससे बहुत ज़्यादा काम भी हो गया। सरकार का भी फ़ायदा हुआ और प्राइवेट कंपनी का भी फ़ायदा हो गया और पब्लिक जो यूज़ करते हैं, उन लोगों के लिए फ़ायदा हो गया। तो इस तरह के एग्ज़ाम्पल को हम लोग बात करते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तीसरे पॉइंट की हम बात करते हैं इन्वेशन ऑफ द चेंजिंग मैनेजमेंट। अब इन्वेशन ऑफ चेंजिंग मैनेजमेंट में क्या होता है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कोई भी काम करने के तरीका को अगर हम चेंज करते हैं, यानी कोई मेथड या टेक्नोलॉजी को नए-नए आइडिया को हम लोग इम्प्रूवमेंट करते हैं, बनाते हैं, तो उस तरह के हम लोग बोलते हैं इन्वेशन एंड चेंज। तो इसको हम लोग बोलते हैं इन्वेशन चेंजिंग मैनेजमेंट। इन द ई गवर्नेंस रेफर टू इंडि इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग न्यू आइडिया का मतलब कि नए-नए टेक्नोलॉजी का हम लोग प्रयोग करें, नए या कोई टेक्नोलॉजी हो, कोई मेथड हो या इम्प्रूव द गवर्नमेंट सर्विसेज, जिससे क्या हो कि एक गवर्नमेंट सर्विसेज को इम्प्रूव किया जा सके आसानी तरीके के साथ, बहुत ज़्यादा उसमें जो दिक्कतें थी वो दिक्कतें ना हो। इस तरह के आइडिया को अगर हम बनाते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं चेंजिंग द एफिशिएंसी, हम लोग आसानी तरीके से चेंज कर सकें, उसका काम का प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें, वो काम करने की क्षमता बढ़ा सकें। तो इस तरह को हम लोग बोलते हैं इन्वेशन ऑफ द चेंजिंग मैनेजमेंट। दूसरा हम लोग बात करते हैं कि ई गवर्नेंस इन्वेशन चेंजिंग मैनेजमेंट का अर्थ है सरकारी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नए टेक्निक का विचार करना, खोज करना या नए टेक्नोलॉजी का इंक्लूड करना या विचार और तकनीकों को लागू करना जिससे हम लोग क्या कर सकें इंक्लूड करें और इन परिवर्तन को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर उस नए-नए आइडिया को खोजना भी, उसे इम्प्लीमेंट करना भी, उससे प्रोजेक्ट बहुत बेहतर तरीके से बनाना जिससे आसानी तरीके से चल सके। इस तरह को हम लोग बोलते हैं इन्वेशन और चेंजिंग मैनेजमेंट बोलते हैं। दूसरा हम लोग बात करते हैं इन्वेशन हेल्प टू द डेवलपिंग बेटर डिजिटल सॉल्यूशन फॉर द गवर्नमेंट सर्विसेज, जिससे क्या हो सके एक डिजिटल बेटर डेवलपमेंट हो सके, बेटर कंट्री बन सके, बेटर एप्लीकेशन डिजिटल सॉल्यूशन बन सके, जिससे गवर्नमेंट सर्विसेज बहुत फास्ट हो, बहुत तेजी के साथ क्या कर सके बेहतर तरीके से काम कर सके। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इन्वेशन ऑफ द चेंजिंग मैनेजमेंट। दूसरा तीसरा पॉइंट में आपका क्या क्या लिखना है कि चेंजिंग मैनेजमेंट इंश्योर द एम्प्लॉय और सिटीजन अडॉप्ट टू द न्यू सिस्टम एंड न्यू टेक्नोलॉजी स्मूथली। इस पे क्या कर सके कि जितने भी सिटीजन हैं, जितने भी एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट के और जितने भी नागरिक हैं, वो नागरिक क्या कर सके नए-नए टेक्नोलॉजी को आसानी तरीके से सीख पाएँ और नए-नए टेक्नोलॉजी को आसानी तरीके से क्या कर सके चला पाएँ। जैसे एआई को सबसे ज़्यादा सरकार इसमें रेफर कर रही है। क्या कर रही है जितने भी एप्लीकेशन आ रहे हैं उसमें एआई भी फीचर इंक्लूड हो रहा है। जिसमें क्या हो कि सरकार भी उस चीज़ को बढ़ावा दे रही है, जिससे क्या होगा एम्प्लॉयी भी उस काम को सीख पाएँ। आपके जो भी एम्प्लॉयी काम कर रहे हैं, वो भी एआई के बारे में जान पाएँ, एआई से सीख पाएँ, एआई को इंक्लूड कर पाएँ और अच्छे तरीके से जो भी सिटीज़न है, जो भी नागरिक हैं, वो एआई को भी बारे में सीख। इस तरह का हम लोग क्या बोलते हैं इन्वेशन ऑफ द नए-नए टेक्नोलॉजी आ रही है और नए-नए टेक्नोलॉजी पे काम करना भी हमारे लिए आना चाहिए। मेन उद्देश्य क्या है इन्वेशन ऑफ द चेंजिंग, सबसे पहला उद्देश्य जो आपका है टू द इम्प्रूव द क्वालिटी और एफिशिएंसी, इससे क्या हो सके क्वालिटी बढ़ सके, दक्षता बढ़ सके और एफिशिएंसी बेहतर तरीके से काम करने की होता है, कोई भी गवर्नमेंट सर्विस का बेहतर तरीके से चल सके, नए-नए टेक्नोलॉजी हो जाए। जैसे हम लोग बात करते हैं दूसरा पॉइंट क्या आता है टू द इंट्रोड्यूस इन न्यू टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑपरेशन, जितने भी गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म है, जितने भी गवर्नमेंट के सर्विसेज है, उसमें नए-नए टेक्नोलॉजी आ जाए, जिससे क्या हो वो आसानी तरीके से ईज़िली तरीके से वो काम कर सके। जैसे नोकिया का फ़ोन था, तो नोकिया का फ़ोन क्या है कि इस समय आप लोग पहले जो अब आया था नए-नए तो बहुत ज़्यादा डिमांड पे था। लेकिन इस समय क्या है कि उसका अपने नए-नए टेक्नोलॉजी के साथ वो इंक्लूड नहीं कर पाया। तो इंक्लूड नहीं कर पाया तो नोकिया का फ़ोन अब आप लोग देखते होंगे कि बहुत कम हो गया। जैसे चाइना का फ़ोन है, चाइना का फ़ोन बहुत ज़्यादा एडवांस नए-नए टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है। तो उसमें क्या हो गया कि नए-नए टेक्नोलॉजी यूज़ किया तो सभी लोग नागरिक उसी पे रेफर किए। तो नोकिया का फ़ोन क्या हो गया विलुप्त हो गया। लेकिन अब देखिए तो उसीलिए हर कंपनी क्या करती है कि जो भी नए टेक्नोलॉजी आती है, वो अपने प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा शामिल करना चाहती है। उसी तरह से सरकार भी अपने नए-नए टेक्नोलॉजी को शामिल करती है जिससे क्या हो सके उसका काम अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से हो पाए। तीसरा पॉइंट हम लोग क्या बोलते हैं टू द हेल्प टू एम्प्लॉयी अडॉप्ट टू द न्यू सिस्टम एंड प्रोसेस, जिससे कि यार नए अपने एम्प्लॉय को अच्छे-अच्छे नए-नए टेक्नोलॉजी के बारे में बता सके, नए-नए टेक्नोलॉजी सिखा सके और नागरिक भी नए-नए टेक्नोलॉजी उसका सीख पाए। दूसरा हम लोग बात करते हैं टू द इंश्योर द क्रिएटिविटी एंड न्यू आइडियाज़ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जिससे क्या हो सके नए-नए डिपार्टमेंट में नए-नए आइडिया आ सके, नए-नए आइडिया सोच सकें और नए-नए आइडिया को क्रिएट कर सकें, नए-नए तत बना सकें, विभाग डेवलप कर सकें। इस तरह की चीज़ों को हम लोग बोलते हैं इन्वेशन ऑफ द चेंजिंग मैनेजमेंट।
ठीक है? तो ये फ़ायदा था। अगर हम बात करें इम्पोर्टेंस क्यों हम लोग बात करते हैं इन्वेशन ऑफ चेंजिंग मैनेजमेंट का, तो सबसे पहला हमारे क्या है, हेल्प कर देता है एडॉप्ट द मॉडल ऑफ टेक्नोलॉजी। नए-नए टेक्नोलॉजी को ऐड करने के लिए, एडॉप्ट करने के लिए यानी इंक्लूड करने के लिए मदद करता है हमारा इन्वेशन ऑफ चेंजिंग मैनेजमेंट। दूसरा हमारा क्या है, इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, जिसके माध्यम से नए-नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारा प्रोडक्टिविटी यानी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है और एफिशिएंसी यानी उसके ट्रांसपेरेंसी उत्पाद भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तीसरा हम लोग बात करते हैं कि मेक गवर्नमेंट सर्विसेज मोर सिटीजन फ्रेंडली, जिससे क्या होता है कि सिटीजन के फ्रेंडली यानी सिटीजन से आसान और फास्ट चलने वाली आपकी गवर्नमेंट सर्विसेज बन जाती है। दूसरा हम लोग बात करते हैं रेड्यूस द रिस्ट्रिक्शन और न्यू सिस्टम, जैसे कि आपको क्या हो कि नए सिस्टम पे उस चीज को ना चल पाए, ये आपका चीजें क्या हो जाती है, बच जाती है। जैसे कि मान के चले कि पहले एडवांस आपका एंड्रॉइड फोन था, एंड्रॉइड फोन का एप्लीकेशन अलग बने होंगे, फिर आपका स्मार्टफोन आया, स्मार्टफोन का आपका एप्लीकेशन अलग बने हैं, एप्पल का फोन आया, एप्पल का फोन अलग एप्लीकेशन अलग बने। अगर अब उसी को हम लोग नहीं बनाते और तो अपने आप डेवलप नहीं कर पाते, तो क्या हम आजकल इस एप्लीकेशन को चला पाते अपने मोबाइल सिस्टम पे? नहीं चला पाते। जैसे 5G नेटवर्क, अगर 5G नेटवर्क का फ़ोन लॉन्च कर दिया गया, नेटवर्क सरकार 5G लगाए नहीं या कंपनी 5G नेटवर्क लगाए नहीं, तो फिर इसका फ़ायदा ही क्या होगा? तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने डेवलप किया कि जो नए-नए सिस्टम को क्रिएट कर पाए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम लोग बात करते हैं डिजिटल पेमेंट सिस्टम, ऑनलाइन सर्विसेज पोर्टल। एग्जाम्पल हमारे पास ये क्या है, इन्वेशन ऑफ द चेंजिंग, जो भी आपका चेंजिंग आती है, जैसे डिजिटल पेमेंट आपका आ गया कि बैंक से सीधे डिजिटल में हम लोग कन्वर्ट कर दिए। अब सब बैंक आपने क्या कर दिया, अपना एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया कि उसके एप्लीकेशन से आप लोग पैसा पे कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया कि ये चेंजेज हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इन्वेशन ऑफ द चेंजिंग मैनेजमेंट। तीसरा हम लोग बात करते हैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। अब ये क्या है क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, जिसे हम लोग बोलते हैं CSF। CSF क्या होता है हमारे पास, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या होता है? तो सबसे पहले हमारे पास क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को देखते हैं। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द एलिमेंट दैट आर द अननेसेसरी टू द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। जो भी हमारे पास फेस होती थी, जो भी दिक्कतें आती थी किसी प्रोजेक्ट में, उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली बनाने के लिए एक एम्प्लॉय, एक आइडिया, एक एलिमेंट, एक इम्पोर्टेंट पार्ट की जो रोल होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल सक्सेस। हम लोग बात करते हैं क्रिटिकल सेक्टर फैक्टर, हिंदी में क्रिटिकल सेक्टर फैक्टर का वो महत्व तत्व है जो ई गवर्नेंस परियोजनाओं का सफलता अनिवार्य की आवश्यकता होती है, जिससे उस काम को, उस प्रोजेक्ट को आसानी तरीके से बनाया जा सकता है। इससे हम लोग बोलते हैं जो भी क्रिटिकल प्रॉब्लम हो रही है, उस प्रॉब्लम को हम लोग एक सक्सेस में कन्वर्ट कर सकें। एक प्रोजेक्ट है, ये गवर्नेंस प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करते हैं अपने सक्सेसफुली, अपने बेहतर तरीके से, हम लोग बोलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, दिस फैक्टर इंश्योर दैट टू ये गवर्नेंस सिस्टम वर्क एफिशिएंटली और अचीव देयर आर गोल, कि हम लोग मल्टीपल गोल्स को अचीव कर सकते हैं, मल्टीपल काम कर सकते हैं और अपने काम को ये गवर्नेंस प्रोजेक्ट सिस्टम के माध्यम से बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या लगे, विदाउट द फैक्टर, अगर विदाउट क्रिटिकल फैक्टर के माध्यम से बात करें तो ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट मेनी फेस डिफिकल्टी और फेलियर, कि मेनी जो भी आपका पहले पुराने जमाने के आप प्रोजेक्ट देखेंगे सरकार की, ई गवर्नेंस एप्लीकेशन देखेंगे तो बिल्कुल बेकार, रद्दी, आपको चलने वाला नहीं, आपको सुनवाई नहीं होता था कुछ। लेकिन आज के डेट में देखेंगे तो ये क्या है, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को क्या कर दिया गया, बहुत कम कर दिया गया, यूज किया गया। जिससे क्या हो गया कि आपका जो भी एप्लीकेशन वो बहुत फास्ट चल रही है, बहुत तेजी के साथ काम कर रही है, बहुत सफलतापूर्वक काम कर रही है, तो ये हमारे पास हो जाते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल सक्सेस। इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड मैनेजमेंट सपोर्ट। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप हो जाती है और मैनेजमेंट सपोर्ट आपको बेहतर मिल जाता है। दूसरा हम लोग बात करते हैं प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आपको अच्छे तरीके से प्रॉपर प्लानिंग हो जाती है और एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आपको एक प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए आपको अच्छे रोल आ जाता है। दूसरा हम लोग बात करते हैं, तीसरा पॉइंट क्या होता है कि यूज टू द मॉडर्न ऑफ द रिलेबल टेक्नोलॉजी, जिससे कि हम आसानी तरीके से मॉडल ऑफ द टेक्नोलॉजी को हम लोग आसानी तरीके से यूज कर सकते हैं, आसानी तरीके से समझ सकते हैं, आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं। तीसरा वो अगर बात करते हैं, चौथा तो स्किल एंड ट्रेडिशनल एम्प्लॉय, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं कि आपके स्किल एम्प्लॉय मिलते हैं और ट्रेडिशनल एडवांस एम्प्लॉय आपको मिल जाते हैं किसी भी काम को पूरा करने के लिए क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर के माध्यम से। पांचवा हम लोग बात करते हैं सिटीजन अवेयरनेस पार्टिसिपेशन, कि सिटीजन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसके जानकारी प्राप्त करते हैं, ज़रूरत मिलती है और ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। आपका गुड है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, इंटरनेट कम्युनिकेशन सिस्टम संरचित हो जाती है, जिससे कि आप आसानी तरीके से बातचीत कर सकते हैं। गुड एक इंफ्रास्ट्रक्चर अपने अच्छे तरीके से अपने सिटी को डेवलप कर सकते हैं। एक क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर इम्पोर्टेंस क्या है क्रिटिकल सेक्टर पे, तो ये क्या हेल्प करता है, हेल्प इन द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट, कि हमारे एक
प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट को बनाने में हेल्प करता है हमारा क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। हम लोग हिंदी में बात करें तो ई गवर्नेंस सक्सेस फैक्टर परियोजनाओं को सफलतापूर्वक कार्य करने में मदद करता है। दूसरा हम पॉइंट बात करते हैं इम्प्रूव द एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट सर्विस। भी गवर्नमेंट सर्विसेज आपकी होती हैं क्या करता है ट्रांसपेरेंसी और आपका इफिशिएंसी यानी काम करने की क्षमता और उसका पारदर्शिता क्या कर देती है बढ़ा देती है। इसके ज़्यादा हम लोग कोई भी सिटीजन ट्रस्ट करके उस पर काम करना अनिवार्य करता है। तीसरा हम लोग बात करते हैं इंक्रीज द सिटीजन सेफ्टी। सिटीजन की जो भी सेफ्टी होती है जो भी डाटा का सेफ रहने रखने का काम होता है इस क्रिटिकल सेक्टर के फैक्टर के माध्यम से हम उस डाटा को भी सेव कर सकते हैं और आसानी तरीके से जो भी एम्प्लॉय हैं वो एम्प्लॉय आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं इस पर भरोसा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या हो जाते हैं इसको हम लोग बोलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर बोलते हैं। दूसरा हम लोग बात करते हैं कि इशू क्या था कि क्रिटिकल ई गवर्नेंस में। तो इशू क्या है सबसे ज़्यादा पहले अगर हमारे पास ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट नहीं था तो हमारे पास बहुत ज़्यादा करप्शन और स्टिक था हमारे चेंजिंग का। हमारे सरकार पे कोई भी विश्वास नहीं करता था, सरकार का कोई भी काम नहीं कर पाता था। सरकार जो भी लाभ देती थी लाभ हर किसी के पास नहीं। तो यही इशू था। तो यहाँ पे अगर ई गवर्नेंस नहीं issue is the e-governance refer to the problem challenge faced during the implementation और डिजिटल गवर्नमेंट सर्विस। अगर गवर्नमेंट सर्विसेज नहीं था आपका डिजिटल गवर्नमेंट सर्विस का implement नहीं था तो मल्टीपल प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता था, मल्टीपल प्रॉब्लम को देखना पड़ता था, मल्टीपल चुनौती को सामना करना पड़ता था। जिससे हम लोग बात करते हैं टू मेजर फ्रॉड जो हमारे पास था। पहला क्या था आपका करप्शन को हैंडल करना पड़ता था। जो भी काम करवाने आप जाते थे डिपार्टमेंट में या ऑफिस में वहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा मांगी जाती थी और पैसा आपको सिटीजन को देना पड़ता था। दूसरा आपका क्या था रिस्ट्रिकेट चेंजिंग यानी रिस्ट्रिकेट चेंजिंग जो भी आप चीज़ें को चेंज कर रहे हैं वो चेंजें आपके सरकार के पास आपके नागरिकों के पास नहीं पहुँच पाती थी और कोई भी चेंज रूल रेगुलेशन बहुत जल्दी चेंज हो जाते थे। तो ये सारी चीज़ें क्या थी ई गवर्नेंस तो सबसे पहले हम देखते हैं करप्शन के बारे में। यहाँ पे बात करते हैं करप्शन इन द मिसयूज फॉर द पावर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल फॉर द पर्सनल बेनिफिट। अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए अपने पावर का गलत इस्तेमाल करना हम लोग क्या बोलते हैं करप्शन। जैसे कि कोई डीएम है, कोई डीएम क्या किया कि कोई व्यक्ति का कोई दुख है क्या उसको एक केस है उस गलत है तो वो गया आपके ने बात करने के लिए तो डीएम ने क्या कहा कि हमें 5 लाख रुपए दे दीजिए हम आपका काम करवा दें। तो क्या किया अपने पर्सनल फायदा के लिए अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए एक नागरिक को मिसयूज कर लिया, अपने पोस्ट का मिसयूज किया। इस तरह के हम लोग क्या बोलते हैं करप्शन बोलते हैं। इसी तरह से हम लोग क्या बोलते हैं भ्रष्टाचार बोलते हैं। भ्रष्टाचार का अर्थ होता है कि सरकारी अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत लाभ के लिए शक्ति का दुरुपयोग करना, अपने शक्ति का क्या कर लेना दुरुपयोग कर लेना, अपने पावर का मिसयूज करना जिसे हम लोग क्या बोलते हैं करप्शन बोलते हैं। दूसरा पॉइंट करप्शन में क्या लिखना है कि इन ई गवर्नेंस करप्शन कैन स्टिल एग्जिट फॉर द डिजिटल सिस्टम आर नॉट प्रॉपरली मैनेज। जब हमारे पास डिजिटल सिस्टम नहीं था तो इस तरीके के चीज़ों को भ्रष्टाचार को प्रबंधित नहीं किया जा सकता। लेकिन वही हमारा डिजिटल सिस्टम आया तो इस तरह के चीज़ों को क्या कर दिया गया बंद कर दिया गया और सही तरीके से चलाया जा गया। तो हिंदी में बात करते हैं ये गवर्नेंस में भी भ्रष्टाचार हो सकता है यदि डिजिटल सिस्टम का सही प्रबंधक नहीं किया जाए। अगर डिजिटल सिस्टम में सही तरीके से काम नहीं किया जाए तो डिजिटल ई गवर्नेंस सर्विसेज में भी आपका इस तरह के काम किया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए सरकार सबसे ज़्यादा डिजिटल सर्विसेज को देख रखाव करती है। दूसरा हम लोग बात करते हैं अनलॉक ट्रांसपेरेंसी एंड वीक कंट्रोल सिस्टम इंक्रीज द करप्शन। जिससे हमारे पास क्या है कि लॉक ट्रांसपेरेंसी का मतलब कि आपके पारदर्शी की काम को कमजोर नियंत्रित और प्रणाली भ्रष्टाचार बढ़ा देती है कि जो भी आपका काम करने का तरीका है जो भी आपका कंट्रोल है सिस्टम पे इंक्रीज कर देती है वो करप्शन को। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि आप मैनुअल काम करेंगे तो उसमें करप्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप डिजिटली काम नहीं करेंगे तो आपका करप्शन बनेगा, आप अपने काम को तेजी के साथ नहीं करेंगे तो करप्शन बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें उसमें क्या आ जाती हैं करप्शन में इंक्लूड हो जाती है। अगर हम बात करें केस ऑफ द करप्शन की क्या केस रहा कि करप्शन का तो सबसे पहला हमारे पास होगा लॉक ट्रांसपेरेंसी एंड गवर्नमेंट प्रोसेस बहुत स्लो थी। सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की कमी, बहुत ज़्यादा पारदर्शिता की कमी कि कोई भी चीज़ से किसी से पूछताछ नहीं किया जा रहा है कि आपका ये काम हुआ कि नहीं, आपने ये काम को किया कि नहीं। तो इस तरह से क्या हो गया करप्शन बढ़ गया। दूसरा हम लोग बात करते हैं वीक मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम। डे टू डे उस चीज़ को अपडेट नहीं किया गया, उसे मजबूत नहीं किया गया, उससे पूछताछ नहीं किया जाए तो इस तरह से वीक मॉनिटरिंग हो गया जिसके वजह से करप्शन बढ़ गया। दूसरा हम लोग बात करते हैं लॉक ऑफ द अकॉर्डिंबिलिटी ऑफ द ऑफिस यानी अपने ऑफिस को मजबूती के साथ पकड़ा नहीं गया, तो उस पे निरीक्षक नहीं किया गया, देख-रेख नहीं किया गया, इस वजह से करप्शन बढ़ गया। दूसरा हम लोग बात करते हैं पुअर इम्प्लीमेंटेशन और
डिजिटल सिस्टम का बहुत कम प्रयोग किया गया, इस वजह से करप्शन को बढ़ाया जाता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल सिस्टम को रेफर कर रहे हैं, तो करप्शन भी आपका क्या होता है, बहुत ज़्यादा हद तक खत्म हो गया, यानी ना के बराबर अब हो गया, बहुत कम ही लोग लेते हैं। ठीक है? अगर हम बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ द करप्शन की, करप्शन की क्या एफिशिएंसी था, तो लो ट्रस्ट ऑफ द सिटीजन गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट पे सिटीजन बहुत कम ट्रस्ट करते थे, क्योंकि जानते थे, सभी लोग जानते थे, सभी नागरिक जानते हैं कि अगर हम वहाँ पे जाएंगे तो पैसा ज़्यादा लगेगा, करप्शन दिया जाए, घूस देना पड़ेगा, यानी सरकारी नौकरी के अगर फॉर्म भरेंगे तो सरकारी नौकरी जब होगा जब हमारे पास पैसा होगा, यानी हम देंगे तभी सरकारी नौकरी होगा। तो इस तरह के करप्शन को क्या हो गया, लो हो गया, इस तरह से ट्रस्ट नहीं होया। दूसरा हमारे पास क्या है, डिले गवर्नमेंट सर्विसेज, जिसकी वजह से अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो आपके काम नहीं होगा, इस तरह से आपका काम में क्या हो गया, डिले हो गया। इंक्रीज द कॉस्ट एंड एफिशिएंसी, जिसके माध्यम से आपका क्या हो गया कि पैसा बढ़ जाते थे, उसको मांग डिमांड बढ़ जाते थे सरकारी कर्मचारियों को, तो इस तरह से कार्य क्षमता क्या हो गई, घट गई, बिल्कुल कम हो गई। अब बात करते हैं रूल ऑफ द ई गवर्नेंस इंक्लूडिंग करप्शन। अगर रिड्यूज करना पड़ा हमें, रिड्यूजिंग द करप्शन की, करप्शन को रिड्यूज करना पड़ा तो किससे कम कर पाए, तो हम लोग काम किए कि सबसे पहले हमने काम किया प्रोवाइड द ट्रांसपेरेंसी, हमने ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा दिया। ट्रांसपेरेंसी का मतलब कि रिकॉर्ड अपना जो भी काम हो रहा है वो काम को पूछताछ करना और डिजिटल रिकॉर्ड कर देना। पेपर वर्क जो काम होते थे आप किसमें कर दिए, कन्वर्ट कर दिए डिजिटल में, तो सारी चीजें जितने भी आप काम जो भी आपके एम्प्लॉय करेंगे वो सारी चीजें आपको दिखाई देगी, तो आपसे उससे क्या हो गया, करप्शन हो गया। जैसे सीसीटीवी कैमरा लगा देना, क्या हो गया, रिकॉर्ड है, तो आपको क्या कर देना, वो करप्शन को कम करना। हम लोग बात करते हैं रिड्यूस तो ह्यूमन इंटरेक्शन, आपके ऑफिस में जब तक ह्यूमन जाएंगे ही नहीं तब तक आप पैसा मांगेंगे कि आप डिजिटल से अगर अपने घर बैठे ही कोई सी फॉर्म को फिल कर देंगे, पैसा कौन मांगने आ रहा है आपसे। ये चीजें विन लो चार्जेज, यानी आसानी तरीके से आप लोग क्या किए, घर बैठे अपने फॉर्म को फिल किए कम चार्ज में, तो आप ऑफिस में गए नहीं तो पैसा नहीं गया, इस वजह से आपका करप्शन। तो हम लोग बात करते हैं इनेबल ऑनलाइन ट्रैकिंग सर्विसेज, जिससे आप लोग को ऑनलाइन ट्रैकिंग कर सकते हैं, अपने सर्विसेज को, अपने काम के कार्य को, ऑनलाइन सेवाओं को चेक कर सकते हैं। इस सारी चीज़ों को क्या हो गया, करप्शन रुक गया। ये क्या हो गया, करप्शन रुक गया। सोल्यूशन क्या था, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग के माध्यम से हम लोग स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी कर पाए और मॉनिटरिंग के माध्यम से करप्शन को रोक सकते हैं। प्रॉपर ट्रेनिंग और एम्प्लॉय, हर एक एम्प्लॉय को आप प्रॉपर ट्रेनिंग देना, अच्छे तरीके से ट्रेन करना, अच्छे तरीके से सिखाना, तरह के आपके क्या हो गए, आपके करप्शन रुक जाएँगे। दूसरा आपका क्या है, एस्थेटिक रूल रेगुलेशन, आपको एकदम स्ट्रॉन्ग रूल्स रेगुलेशन, आपका नियम लगवाना चाहिए और आपके एम्प्लॉय को फॉलो करवाना चाहिए, जिसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा, वो करप्शन कम हो जाएगा। जैसे कि आप बोले कि आपको पैसा लेंगे, आप पकड़े गए तो बहुत ज़्यादा की जेल होगी, तो मतलब क्या हो गया कि वो डर जाएँगे, माध्यम से आपका करप्शन कम हो गया। फिर हम बात करते हैं रिसेंट टू द चेंज। अब हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंट टू चेंज का मतलब क्या होता है, ई गवर्नेंस में। द रेजिस्टेंट टू चेंज मीन्स अनविलिंग टू द प्रॉपर पीपुल टू एक्सेप्ट ए न्यू टेक्नोलॉजी सिस्टम मेथड। क्या किया कि अब हमारे पास यहाँ पे आया चेंजिंग, कि नए नए टेक्नोलॉजी इंक्लूड किया गया, जिससे प्रॉपर तरीके से क्या कर सके, नए नए तकनीक को, प्रणाली को समझ सके सरकार और इम्प्लॉय, और अच्छा भी तरीके से उस काम को कर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रिस्ट्रिकेट टू चेंजिंग मीन्स द अनविलिंग टू द पीपल एक्सेप्ट, पीपल क्या किए, एक्सेप्ट किए, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी को सीखे, न्यू सिस्टम के बारे में जाने, मेथड के बारे में जाने, इससे क्या हो गया, आसानी तरीके से। हिंदी में बात करते हैं, रिस्ट्रिक्ट टू चेंज का अर्थ होता है लोगों का नए तकनीकों को, प्रणाली और तरीकों को अपने के लिए तैयार करने के। ठीक है, दूसरा पॉइंट बात करते हैं इन गवर्नमेंट वर्क, गवर्नमेंट सर्विसेज बोथ, यानी गवर्नमेंट और एम्प्लॉय एंड सिटीजन मीन्स रिस्ट्रिकेट इन मूविंग फॉर द ट्रेडिशनल सिस्टम, यानी ट्रेडिशनल सिस्टम जो आपको इस समय चल रही है, जो भी डिमांड पे हो, उस डिमांड पे सिस्टम को डिजिटली सिस्टम में कन्वर्ट कर देना, यानी मैनुअल काम को डिजिटली फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिकेट टू चेंजिंग, कि आपके क्या कर दिए, बिल्कुल चेंज कर दिए, कि जो भी आपका करप्शन था वो करप्शन को आप हटा दिए। दूसरा हम तीसरा पॉइंट बात करते हैं, दिस रिस्ट्रिकेट कैन स्लो डाउन टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ई गवर्नेंस प्रोग्राम, जिससे आपका क्या हो गया, स्लो डाउन हो गया इम्प्लीमेंटेशन, यानी आपके धीमी तरीके से क्या हो गया, कन्वोकेशन हो गया, परियोजना हो गया, जिससे कि आप क्या हो सके, और ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट की माध्यम से आप काम करें। अब क्या करते हैं, कैजुअल क्या था, तो अनलॉक नॉलेज ऑफ द विदाउट न्यू टेक्नोलॉजी, आपका कोई भी नॉलेज नहीं था किसी नए टेक्नोलॉजी का, तो आपका बिल्कुल सी बात है कि ये गवर्नेंस आपका लो होगा। आप बात कर रहे हैं फेयर ऑफ द जॉब की, जॉबलेस थे आप लोग, आपको जॉब नहीं मिलता था। इंक्रीज, आप जब आपके पास नए नए टेक्नोलॉजी सीखेंगे नहीं तो जॉब कहाँ से मिलेगी, वर्कलोड आपका पास बढ़ जाएगा। अच्छा, हम लोग बात करेंगे लॉक ट्रेडिशनल स्किल, आपके पास क्या था, लॉक ट्रेडिशनल, आपका सीखना ही नहीं चाह रहे, आप कहीं से सीख ही नहीं पा रहे हैं अपने नए नए टेक्नोलॉजी, इस चीज़ से हमारा क्या हो गया, क्रेश हो गया, रिस्ट्रिक्टेड हो गया, चेंजिंग। अगर हम बात करते हैं एफिशिएंट टू रिस्ट्रिक्टेड, तो हम लोग क्या करेंगे, डेली
एक प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करें, रिड्यूस कर दें अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम को, अपने सिस्टम को नए-नए चीज़ों को देखें, दक्षता उसकी बढ़ाएँ। फेलियर गवर्नमेंट इंटीग्रिटी को हम लोग असफलता को क्या कर दें, परिजनों तक पहुँचाना लगे। इस तरह से हमारे एफिशिएंसी रिस्ट्रिकेट हो गई। सॉल्यूशन क्या है इसको, हम लोग किस तरह से इसे कम ओवरकम कर सकते हैं? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉपर हम लोग क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं प्रॉपर ट्रेनिंग। अगर हम ट्रेनिंग दें, एजुकेशन दें हर एक एम्प्लॉयी के, उसके बारे में बताएँ तो आसानी तरीके से कम हो जाएगी। नए-नए टेक्नोलॉजी और नए-नए बेनिफिट हम बताएँ तो इससे हमारा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा। दूसरा हम लोग बात करें इंक्रीज़ द प्रैक्टिकल और एम्प्लॉयी सिटीज़न और एम्प्लॉयी को आसानी तरीके से उस एप्लीकेशन के बारे में बताएँ, ई-गवर्नेंस के बारे में बताएँ, तो आसानी तरीके से वो प्लेटफ़ॉर्म चला सकते हैं। मोटिवेट करें कि ये प्लेटफ़ॉर्म चलाओगे तो आसानी तरीके से काम होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो जाती है, रिड्यूस कर देते हैं। यानी कि जो आप लोग ई-गवर्नेंस प्लेटफ़ॉर्म को नहीं यूज़ करते थे, अब सभी लोग क्या कर रहे हैं अभी इस समय प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ कर पा रहे हैं। सॉल्यूशन क्या है हमारा थ्रेड इश्यू का? तो यहाँ पे बात करते हैं सॉल्यूशन द दिस इश्यू फेस ऑन द प्रो इम्प्रूविंग द ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रेनिंग प्रॉपर एंड टेक्नोलॉजी ई-गवर्नेंस, जिससे हमें क्या किया कि सभी को प्रॉपर ट्रेनिंग देना पड़ा, सभी को ट्रांसपेरेंसी बताना पड़ा, इन सारी चीज़ों के बारे में इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी। अब हम लोग बात करते हैं इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, फिर से बात करेंगे स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग के बारे में, सिक्योरिटी ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात करें, अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे, प्रॉपर प्लानिंग। यानी अब आपको यहाँ पे बात करना है कि हमें किस तरह से अपने सोल्यूशन इस इश्यू को हटाना पड़ा, सॉल्व करना पड़ा, किस तरह से हम किसी भी व्यक्ति को अपने ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के बारे में गवर्नेंस प्रोजेक्ट को लागू किए। यहाँ पे सरकार ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रोस टू द ट्रांसपेरेंट एंड ओपन सिटीजन, सबके लिए क्या कर दी, सिटीजन के लिए अपने ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म को क्या कर दी, खोल दी, खुली छूट देना। दूसरा हमने क्या बोला, यूज टू द ऑनलाइन सिस्टम हेल्प टू द ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग एक्टिविटी, कि अब क्या करिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को दी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग को क्या कर दी, एक्टिव कर दी, कि आपको आसानी से देखा जा सके कहाँ पे कितने साक्षरता है, यानी कितने एजुकेटेड है, कौन एप्लीकेशन कर रहा है, कौन एप्लीकेशन कर रहा है। हम लोग बोल के इन कुछ नहीं करना ट्रांसपेरेंसी। दूसरा हम लोग बात करते हैं स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग और सिक्योरिटी। सिक्योरिटी प्रॉपर तरीके से देना, यानी प्रॉपर तरह से मॉनिटरिंग करना, शुड बी इम्प्लीमेंटेड कंट्रोल करप्शन, जिससे करप्शन कम हो सके, आपका पैसा कम हो सके, तभी तो लोग विश्वास करेंगे आपके सरकार के कोई भी फंड पे, कोई भी एप्लीकेशन पे। दूसरा हमने बात किया कि स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मीन्स प्रोडक्ट एंड डाटा प्रिवेंट मीन्स कि आपके डाटा को मिसयूज नहीं किया जाए, आपके डाटा को प्रोटेक्ट रखा जाए। इस वजह से क्या होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग एंड तो आप तभी तो आप जाएँगे किसी सरकारी प्लेटफ़ॉर्म पे। तो हम लोग बात करते हैं ट्रेनिंग एंड स्किल, कि जो भी व्यक्ति को आपको प्लेटफ़ॉर्म सरकार के प्लेटफ़ॉर्म चलानी नहीं आती है, न्यू टेक्नोलॉजी सीखनी नहीं आती है, तो उसे सिखाया जाए बेहतर तरीके से, बेहतर तरीके से नए-नए टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाए। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेनिंग। गवर्नमेंट एम्प्लॉयी शुड बी ट्रेन्ड एंड यूज़ नए टेक्नोलॉजी। अब गवर्नमेंट ने क्या की कि अपने जितने भी एम्प्लॉयी हैं, उन एम्प्लॉयी को नए-नए टेक्नोलॉजी सिखाई, तो आसानी तरीके से ट्रेनिंग दी कि आपको इस तरह से काम करना है, बातचीत करनी है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। अब बात करते हैं ट्रेनिंग रिड्यूस द फेलियर एंड रिस्ट्रिक्शन चेंजिंग। अब इससे हमारा क्या हो गया कि ये लोग क्या हो गए, चेंज हो गए, विरोध जो करते थे वो परिवर्तन हो गया, यानी विरोध की दक्षता क्या हो गई, कम हो गई। तो हम लोग बात करते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम। अवेयरनेस प्रोग्राम कि अपने प्लेटफ़ॉर्म के बारे में, अपने प्रोजेक्ट के बारे में लोगों तक बताइए, उसके बेनिफिट के बारे में बताइए। तो सिटीज़न शुड बी मोर ऑफ द अवेयरनेस डिजिटल सर्विसेज़ एंड देयर बेनिफिट। डिजिटल सर्विसेज़ को सिटीज़न को बताइए कि आप डिजिटल सर्विस यूज़ करेंगे, आप किसी भी एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे तो कितना आपके लिए बेनिफिट होगा। जैसे कि आपको पैसा, तो फ़ोन पे ने क्या कि बेनिफिट बताई कि आप बैंक में जो जाते थे, वो बैंक में नहीं जाना पड़ेगा। आप जो लाइन लगाते थे, वो लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। आप यहीं से पेमेंट आप पैसा पे कर सकते हैं। आपका सारा पैसा सिक्योर रहेगा, कहीं पे भी आपका पैसा भी नहीं होगी। ये सारी चीज़ें क्या अवेयरनेस प्रोग्राम है। अब यहाँ पे बात करते हैं अवेयरनेस इन पार्टिसिपेट, कि आपके जितने भी कार्य करने की क्षमता है, जो भी बढ़ाइए आप डिजिटली माध्यम से, हर लोगों के पास इस तरह की पहुँच चाहिए। हम लोग बोलते हैं अवेयरनेस। दूसरा हम लोग बात करते हैं 5वां, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। प्रॉपर तरीके से आपको प्लानिंग होना चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए। हम बात करते हैं प्रोजेक्ट शुड बी वेल प्लान्ड एंड प्रॉपर मैनेज, कि आपके जो प्रोग्राम होना चाहिए, जो भी आपके प्रोजेक्ट होना चाहिए, शुड बी हर एक स्टेप प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। कब हमें कौन से काम करना है, अब मैनेज भी होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। तो हम लोग बात करते हैं कि आपका क्लियर गोल एंड ट्रांजेक्ट टू इम्प्रूव द सक्सेस रेट, कि आपको ये गोल होना चाहिए कि हमें सक्सेस रेट को क्या करना है, इम्प्रूव करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सिटीजन को जोड़ना है। तो इससे आपको क्या हो जाएगा कि आपके चल जाएँगे। हम बात करते हैं लार्ज एंड पॉलिसी सपोर्ट,
लार्ज एंड पॉलिसी सपोर्ट का मतलब कि स्ट्रिक्ट लो पॉलिसी एंड शुड बी इम्प्लीमेंट टू रिड्यूस द करप्शन। जिससे क्या होगा कि अगर आप करप्शन करेंगे, आप घूस खाएँगे, तो आपको तुरंत पुलिस केस हो सकती है, आप लॉ के साथ आप पे लागू हो सकते हैं, आप भ्रष्टाचार के साथ जेल में जा सकते हैं। इस वजह से लोग ट्रस्ट किए और आप सरकार से जुड़ना स्टार्ट कर दिया, सरकार के सारे पॉलिसी से यूज़ करने लगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि पुलिस शुड बी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। आपको अगर पुलिस को अगर कोई भी डिजिटली परिवर्तन होता है, समर्थन करना पड़ेगा, उसके बारे में बताना पड़ेगा उनसे। अब हम बात करते हैं सीधे हमारे 7वां स्टेप, जिसे हम लोग बोलते हैं ई सिक्योरिटी के बारे में। सिक्योरिटी का मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक को किस तरह से प्रोटेक्ट, अपने जितने भी गैजेट है, चाहे आपका फ़ोन है, आपका लैपटॉप है, लैपटॉप और फ़ोन को आप कैसे बचा सकते हैं? यहाँ पे बात करते हैं हम लोग ई गवर्नेंस सिस्टम रेफर टू द प्रोटेक्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। आपके इलेक्ट्रॉनिक वो आपका नेटवर्क हो गया, चाहे आपके डाटा हो गए, अनऑथराइज्ड एक्सेस अटैक से आपका कोई भी डाटा चुरा कर मिसयूज ना करे, इससे बचने के लिए हम लोग बात करते हैं गवर्नेंस सिक्योरिटी के बारे में। तो हर एप्लीकेशन ई गवर्नेंस सिक्योरिटी की आपको बात करती है। यहाँ पे बात करते हैं ई सिक्योरिटी अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नेटवर्क और डाटाबेस आधारित पहचान माहौल और दुरुपयोग से सुरक्षित रखना, जिससे क्या करे कोई व्यक्ति दुरुपयोग ना कर सके, कोई व्यक्ति आपका आसानी तरीके से डाटा ना चुरा सके, कुछ ना कर सके। आने के लिए हम लोग बात करते हैं, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट ई गवर्नेंस बिकॉज़ द गवर्नमेंट डाटा इज़ द सेंसिटिव एंड कॉन्फिडेंशियल। कि जो भी आपके सरकार के डाटा है, वो क्या है, एक कॉन्फिडेंशियल है, एक सेंसिटिव है कि आपको कोई भी अगर डाटा के हाथ लगेगा, तो आप यानी गोपनीय है, आपको बनाए रखना है। तो इसको हम लोग बोलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि ई गवर्नेंस सिक्योरिटी इंश्योर सेफ कम्युनिकेशन क्रॉस डिलीवरी फॉर द गवर्नमेंट सर्विसेज। जब तक हमारा गवर्नमेंट सर्विसेज डिप्लॉय नहीं हो जाता है, किसी प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, जब तक वो लॉन्च नहीं होगा, तब तक हमें किसी के बारे में उस नहीं करना, बताना नहीं है हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। जैसे आप गवर्नमेंट की कंपनी में जाते हैं, जिस प्रोजेक्ट पे आप काम करते हैं, उस प्रोजेक्ट को आपको अनुमति फोटो ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या था, तो इससे हमारा क्या था, टू प्रोटेक्ट द गवर्नमेंट डाटा अनऑथराइज, जिससे हमारा डाटा क्या हो सके, प्रोडक्ट हो सके अनऑथराइज दूसरे पर्सन से। हमने बात किया टू द इंश्योर द कॉन्फिडेंशियल एंड पॉलिसी इंफॉर्मेशन, कि अपने इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल बनाए रखिए। दूसरा पॉइंट क्या करता है, टू द प्रोवाइड द साइबर अटैक एंड डाटा थेफ्ट, कि आपके डाटा चोरी होने से आप क्या करिए, साइबर अटैक से बचने के लिए अपने ई गवर्नेंस सिस्टम करना पड़ेगा। इस चौथा पॉइंट क्या है, टू द मेंटेन द इंटीग्रिटी और एक्रोसिंग डाटा की जो अखंडता और शुद्धता आपको बनाए रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ई गवर्नेंस सिस्टम का प्रयोग करना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस कितना होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अनऑथराइजेशन। अनऑथराइजेशन का मतलब क्या है, आपको वैलिड जो आईडी प्रूफ है उसे आप लोग रखिए, पासवर्ड आप स्ट्रॉन्ग बनाइए, ओटीपी आप किसी के साथ शेयर ना कीजिए, तो ये आप गोपनीय रखेंगे, ये सारी चीज़ें का इंक्रिप्शन, कन्वर्ट टू द डाटा इनटू सोर्स। जब भी आप डाटा भेज रहे हैं तो प्रिमिटिव अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एन्क्रिप्शन करते हैं, कर देते हैं। फेलियर वेल क्या करते हैं, फाइव वेल क्या करते हैं कि फाइव वेल प्रोजेक्ट नेटवर्क फॉर द अनऑथराइज्ड एक्सेस। फाइव वेल आपको अनऑथराइज्ड एक्सेस से, अनऑथराइज्ड नेटवर्क एक्सेस से आपको बचाने के लिए फाइव वेल काम करते हैं। दूसरा हम लोग बात करते हैं एंटीवायरस, जिससे आप कोई भी एंटीवायरस से बचाने के लिए आपको बात करता है। एंटीवायरस आपके प्रोडक्ट, आपके सिस्टम को मालवेयर से या वायरस से बचाने के लिए प्रोटेक्ट करता है, जो आपका क्या होता है, एंटीवायरस। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द इकोनॉमी, तो सिंपल सी बात है, हमारे पास प्रोटेक्ट करता है सेंसिटिव गवर्नमेंट डाटा को आसानी तरीके से बचा कर रखता है। बिल्डिंग द ट्रस्ट एमंग टू सिटीजन का ट्रस्ट को बिल्ड करता है, पता चल जाती है यहाँ पे हम कोई भी चीज़ रखेंगे तो हमारा डाटा लीक नहीं होगा। तीसरा पॉइंट क्या कहते हैं, इंश्योर द सेफ एंड रिलायबल गवर्नमेंट सर्विस। जो भी आपका गवर्नमेंट सर्विस करेंगे तो आप सेफ हैं, सुरक्षित हैं, अच्छे हैं। तो इस तरीके से क्या किया गया, ऑर्डिनेंस फैलाया गया, हम लोग ये अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट अपने की, बोलते हैं साइबर लॉ, कि क्या-क्या लॉ है। अगर इस तरीके का आप एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, उसमें कोई भी गलती आती है, फ्रॉड आती है, तो आप किस-किस लॉ से आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लॉ में बात करते हैं। साइबर लॉ आर द लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन टू द कंट्रोल द एक्टिविटी इन द इंटरनेट और डिजिटल। जितने भी डिजिटल सिस्टम में और इंटरनेट में अन रूल होते हैं, फाउंडेशन होते हैं, उस फाउंडेशन या कंट्रोल से लार्ज आप रूल को प्रयोग करेंगे, उस रेगुलेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे, आप पे धारा भी लग सकती है। तो इसे हम लोग बोलते हैं साइबर लॉ। साइबर लॉ के कानूनी विनय नियम के इंटरनेट डिजिटल सिस्टम का
सिस्टम पर होने वाले गलतियों को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम बात करें, देयर आर डिजाइन टू द प्रोवाइड साइबर क्राइम, जैसे साइबर क्राइम हो सकते हैं, सिक्योर द सेफ एंड द सिक्योर टेक्नोलॉजी, जैसे आपके सिस्टम सिक्योर है, आपकी टेक्नोलॉजी सिक्योर है, इसका हम प्रयोग करते हैं साइबर लॉ के। जैसे हम बात करते हैं साइबर हम प्रोटेक्ट इंडिविजुअल, बिजनेस, गवर्नमेंट डाटा और मिस जैसी ऑब्जेक्टिव, आपके बिजनेस डाटा को, इंडिविजुअल डाटा को, आपके गवर्नमेंट डाटा को बचाने के लिए हम का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे हम बात करेंगे टू द प्राइवेट साइबर क्राइम, तो हैकर, हैकर और फ्रॉड से, जो भी हैकर है या जो भी फ्रॉड करता है, उस फ्रॉड से बचने के लिए साइबर लॉ का प्रयोग किया जाता है। यानी साइबर लॉ क्या करता है कि जो भी फ्रॉड करता है, जो भी हैक करता है, तो अगर जानते हैं मिसयूज करते हैं कोई भी व्यक्ति, तो उसको पकड़ कर, जानकर, तो क्या करती है, सजा देती है। तो हम बात करते हैं टू द इंश्योर द डाटा सिक्योरिटी प्राइवेसी, जिस हमारा डाटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी को गोपनीय बनाए रखे करता है। प्रोवाइड द लेगेसी और कंटिन्यू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपेरेंसी, जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक सामान है, जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, गैजेट्स हैं, गैजेट्स को आसानी तरीके से बचाने के लिए हमारा साइबर लॉ का प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करते हैं तो द प्रोटेक्ट इंटीग्रेटिव एक्चुअल प्रोटेक्टिव राइट, जिसका राइट रक्षा कर। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम की। टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम क्या होते हैं? साइबर क्राइम और लेगेसी परफॉर्म यूजिंग तो कंप्यूटर, इंटरनेट और डिजिटल सिस्टम। डिजिटल सिस्टम, कंप्यूटर पे, आपके इंटरनेट पे जो भी साइबर क्राइम होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं। जैसे हम बात करते हैं दियर आर साइबर क्राइम इंडिविजुअल, बिजनेसमैन और गवर्नमेंट डाटा। गवर्नमेंट डाटा पर, गवर्नमेंट सिस्टम पे सबसे ज़्यादा होती है, बिजनेसमैन पे सबसे ज़्यादा होती है, क्या होती है, हाँ, होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं साइबर क्राइम के टाइप्स कितने होते हैं: हैकिंग करना, फिशिंग करना, इंडिविजुअल थिप करना, साइबर फ्रॉड कर देना, मालवेयर अटैक करना, डेसिमल सर्विसेज करना, हम लोग साइबर हैकिंग करना, ये सारी चीज़ें आपको किसमें आते हैं? साइबर क्राइम में। बात करें हैकिंग, हैकिंग का मतलब क्या होता है कि अनऑथराइज पर्सन एक्सेस टू द कंप्यूटर और नेटवर्क। आपके कोई नेटवर्क को, कोई अनऑथराइज पर्सन, पर्सन को आप नहीं जानते हैं, जिस पर्सन को आप नहीं पहचानते हैं, वो पर्सन अगर आपको क्या करे, आपके डाटा को एक्सेस कर ले, आपके सिस्टम से डाटा चुरा ले, हम लोग क्या बोलते हैं? हैकर बोलते हैं। फिशिंग क्या होता है कि फिशिंग का मतलब कि कोई आपके लिंक के जरिए कोई भी आपके पर्सनल डाटा को चोरी कर ले, तो उसे हम लोग बोलते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, फिशिंग द एक्ट टू स्टील द पर्सनल इंफॉर्मेशन यूजिंग टू फेक ईमेल आईडी वेबसाइट, या कोई ईमेल आईडी, फेक ईमेल आईडी से, फेक वेबसाइट के माध्यम से आपके कोई भी डाटा, कोई इन्फॉर्मेशन चोरी कर ले, तो इस तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं? फिशिंग अटैक बोलते हैं, साइबर क्राइम। आइडेंटिटी थेफ्ट कहते हैं कि कोई भी आइडेंटिटी थीम को चुरा ले, आपके पर्सनल डिटेल्स को चुरा कर आपके विदाउट परमिशन के बिना, तो बोलते हैं हम केस पर्सनल इन्फॉर्मेशन विदाउट परमिशन, आपके बिना परमिशन के आपके फ़ोन से कोई फ़ोटो चुरा लिया, कोई चीज़ पैसा निकाल लिया, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी थेफ्ट बोलते हैं। तो सिंपल है, तो ये किस क्राइम में आता है? आइडेंटिटी थेफ्ट में। साइबर फ्रॉड क्या होते हैं? साइबर फ्रॉड का मतलब होता है, जैसे अभी चल रहे हैं आपके फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, या आपके नाम से कोई दूसरा व्यक्ति मैसेज करता है, सबसे नाम लेना, पैसा माँगना स्टार्ट कर देता है, वो क्या है? फ्रॉड है। तो ये क्या है? साइबर फ्रॉड इंडिविजुअल ऑनलाइन फ्रीलांसिंग और स्कैम टू द चैटिंग, यानी आपके चैटिंग के माध्यम से, आपके नाम के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति से पैसा माँगना और आपको शामिल करना, ये क्या कहलाता है? साइबर फ्रॉड कहलाता है। बिल्कुल आपको ये पता चल गया कि साइबर फ्रॉड क्या है, साइबर फ्रॉड को हम लोग किस तरह से मान। तो हम लोग बात करते हैं मालवेयर अटैक। मालवेयर अटैक का मतलब कि कोई भी वायरस को भेज देना, कोई भी टेक्स्ट को भेज देना, आपके सिस्टम में इंक्लूड कर देना, कि आपका सिस्टम नुकसान बंद हो जाए, खराब हो जाए, आपके फ़ोन खराब हो जाए। अटैक को हम लोग बोलते हैं मालवेयर अटैक। तो मालवेयर अटैक मैलिकुलस सॉफ्टवेयर लाइक वायरस, malwares एंड ट्रोजन्स दैट डैमेज सिस्टम, जो आपके डैमेज सिस्टम को क्या कर सके? डैमेज कर सके, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मालवेयर अटैक बोलते हैं। अब हम बात करते हैं डिमिसल ऑफ द सर्विसेज, जिसको हम लोग बोलते हैं डीओसी अटैक। तो डीओसी अटैक मीन्स सिस्टम टू द वेबसाइट अनेबल ऑफ द ऑनलोडिंग विद द ट्रैफिक, आपके ट्रैफिक को बढ़ा दे। जैसे कि आप क्या करें, कोई एप्लीकेशन चला रहे हैं, उस एप्लीकेशन पर आनाधुन कोई फोन करे जा रहा है, कोई मैसेज आनाधुन भेज रहा है, तो क्या कर दिया? आपके ट्रैफिक को बढ़ा दिया। अब उस ट्रैफिक को बढ़ने से आपका क्या हो जाएगा? सिस्टम बंद हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? डेसिमल फॉर सर्विसेज यानी डीओसी अटैक बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीओसी अटैक बोलते हैं। सातवां हम लोग बात करते हैं साइबर स्टेलिंग। साइबर स्टेलिंग का मतलब क्या है? साइबर स्टेलिंग मीन्स हैरेजिंग ऑफ द हेटिंग समवेयर ऑनलाइन, कि जो भी आपके ऑनलाइन धमकी देना, फ़ोन करके धमकी देना कि आपको बताना कि मैं ये हूँ,
आपसे पैसा मांगना, फ्रॉड करना, इस तरह का हम लोग बात करते हैं साइबर लेथिंग, यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेलिंग थिंग बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लिए यूनिट नंबर 3 को, आपके इंट्रोडक्शन ई गवर्नेंस का। तो सभी स्टूडेंट से यही है कि आप सभी को अगर लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपके पास अच्छे तरीके से आते रहें। और सभी स्टूडेंट से यही है कि आप अगर नोट्स को पाना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल ज्वाइन कर लें और सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें और लाइक कर लें, शेयर करें, कमेंट करें। आज के लिए हम लोग इतनी ही बात करते हैं, फिर लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ई गवर्नेंस के यूनिट नंबर 4 के बारे में, जिसका आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज के लिए हम लोग इतनी ही बात करते हैं, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट को जय हिंद, जय भारत।